बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं। आज हफ्ते का दूसरा दिन है काम करने के लिहाज से। इट्स ट्यूसडे टुडे, वेल दिस इज सबसे आगे एंड आई एम इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और आगाज़ किया है इमरान ने एक लय के साथ। हाँ, ये लय जो है ना, सुबह सुबह अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे उस लय का ट्यूसडे है आज, तो उस लय का इजहार मैं इस तरह से कर रहा था कि मेरी आज पूरी सुर लय ताल सब कुछ गड़बड़ है। जो भी मिलता है ना आजकल दोस्त कहते हैं अभी तक तुम्हारा फ्लू ठीक नहीं हुआ। ये फ्लू इतना प्रोलॉन्ग हो रहा है और इस दफा मैंने एक्सपेरिमेंट आयशा साहिबा बहुत से लोगों पे किया है, लोगों का 2 या 3 दिन में फ्लू ठीक नहीं हो रहा है। सो दिस इज ले लिया आपने? मैंने नहीं लिया वैसे। दिस इज सम डिफरेंट वायरस, मुझे ऐसा लगता है जो लंबा चल रहा है। ये स्मोक के ना कॉन्सिक्वेंसेस और असरात मुझे लग रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको शिफा भी दे जल्द अज जल्द, ताकि आप भरपूर तवानाई के साथ आए सबसे आगे में हमारा साथ देने के लिए। लय के साथ आए जी, लय के साथ भी आए। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, और अगर नहीं भी किया है तो अगेन हम आ चुके हैं, हमारे साथ दिन का आगाज़ हो तो हमारी दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है और आपकी भी अच्छी होती है। आज वैसे बड़ा खास भी दिन है, स्पेशली आप लोगों के लिए। पता नहीं, मैं तो अपने आप को अभी तक लड़कों के जुमरे में रखता हूँ क्योंकि लड़कों से ऊपर वाली कैटेगरी मर्दों की होती है। मेल्स का इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जा रहा है और इस दिन के हवाले से आपको बताएं तो आज यानी कि 19 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। ये आलमी दिन है। इसका मकसद बुनियादी तौर पर माशरे में जो मेल्स का मस्बत किरदार है, मेन का मस्बत किरदार है, या फिर उनके साथ जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, उनको उजागर करना है और उस बारे में बात करना है। यूजुअली बात कम होती है, खवातीन के बारे में तो की जाती है, लेकिन जो मेन है इनके बारे में बात कम की जाती है। सो अच्छा है कि ऐसे दिन मनाए जाए और उस पर बात की जाए। और आपको हमारा भी कोई हक है इस दुनिया में। यही सोच के साथ इस दिन का आगाज किया गया था क्योंकि 1999 से ये शुरू हुआ था और उस टाइम भी जो मर्द हजरात थे ना, उनको ये काफ़ी ज़्यादा ना क्या कह सकते हैं हम कि कॉम्प्लेक्सिटी थी कि खवातीन का आलमी दिन तो मनाया जाता है, हमारा आलमी दिन क्यों नहीं मनाया जाता। बहरहाल उसके बाद 19 नवंबर को फिक्स कर दिया गया कि जनाब ये मर्दों का आलमी दिन होगा और हर साल जो है इसकी एक थीम भी होती है। इस साल की थीम जो है वो है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, यानी कि हमारी हिस्ट्री में, हमारे दुनिया के अंदर जितने भी पॉजिटिव रोल मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। आमतौर पर चंद जो किरदार है वो दे दिए जाते हैं हमारे माशरे के अंदर के, वो जो है बाप हो सकता है, शौहर हो सकता है, बेटा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी रोल मॉडल्स जो है ना वो दुनिया में हो सकते हैं। एक तो बहुत औकात के अंदर जो है ना वो ड्यू रोल या वो ड्यू क्रेडिट जो मेल्स को मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता। नॉट एवरी टाइम, बट आप अगर सिर्फ अपने फादर से शुरू करें, उनकी एग्जांपल लें। एक लड़का जो आपका भाई होता है वो जब अपनी टीन एज क्रॉस करता है, बहुत से लोग तो लड़कपन देखते नहीं है, बहुत से लड़के हम जैसे, वो तो बचपन से डायरेक्ट बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, उनको घर संभालने पड़ते हैं। फिर इसी तरह जब शादियाँ हो जाती हैं, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, तो एक मुसलसल एक किरदार है, एक मुसलसल स्ट्रगल है मेल्स की जो कि चलती रहती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो खवातीन जो कि इसको एक्नॉलेज करती हैं, इसकी तारीफ़ करती हैं, और ओबियसली मर्दों के ऊपर भी ये ज़रूरी है। लेकिन आज चूँकि हम स्पेशली मेंस डे के हवाले से बात कर रहे हैं तो बहुत अहम है कि आप उनको खिराज तहसीन पेश करें, उन्हें आप सराहें, उनको आज के दिन कोई तोहफा दें, चाहे आपके वालिद हैं, शौहर हैं, भाई हैं, जो भी हैं, हस्बैंड हैं, आप ज़रूर उनको आज के दिन सराहें चूँकि उनका दिन है आज। बिल्कुल सराहने का दिन है और आज हमने सोचा कि हम भी सराहते हैं तो तमाम मर्द हजरात जो कि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, मुआशरे में बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं, अपने ख़ानदान का सोच रहे हैं, न सिर्फ बल्कि मुआशरे का भी सोच रहे हैं, आप सबको बहुत सलाम हम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहरहाल जी, आज के दिन जो आपके, जैसे इमरान ने कहा, आपके फादर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपका बेटा है, या घर में जो भी मर्द हैं, उनको आप थोड़ा प्रोटोकॉल दें, थोड़ा सा उनको पैम्पर करें, उनको कुछ मीठा बना के खिलाएं, उनके लिए कोई तोहफा ले आएँ, तो आज का दिन मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हो जाएगा तमाम मर्द हजरात के लिए। जनाब, आज की अच्छी बात वो भी शेयर कर लेते हैं। ये भी वैसे अच्छी बात, लेकिन एक और अच्छी बात है, और वो अच्छी बात के साथ साथ एक आपके लिए थोड़ी सी वार्निंग हम कह सकते हैं, ये है कि आपने कहाँ कहाँ एहतियात करनी है। सॉरी जनाब, वो ये है कि दिन में 10.5 घंटे से ज़्यादा अगर जो लोग बैठते हैं तो उनके दिल को भी खतरा है और नुकसान भी। ये वो वाला तो नहीं है मेरा दिल बैठा जा रहा है। अगर आप 10 घंटे बैठेंगे तो आपका दिल बैठ भी सकता है। इन शॉर्टर वर्ड्स, जो माहिरीन सेहत हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि दिन के औकात में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चाहे कितनी ही ज़्यादा वर्जिश क्यों ना करें, लेकिन ज़्यादा बैठना नहीं है आपने, ज़्यादा देर तक बैठना खतरनाक होगा। ऐसा मैसाचुसेट्स की एक जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर मुहक्किकीन ने इसको दरियाफ्त किया है और फिटनेस ट्रैकर्स के अदादो शुमार जमा किए उन्होंने, और उसका जब तज्जिया किया तो उसके दौरान पता चला कि ये 7 दिन के दौरान बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 90,000 अफराद ऐसे हैं जिनके चलने फिरने और हरकत करने के रिकॉर्ड को महफूज किया गया। और रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि दिन के औकात में 10.5 घंटे से ज़्यादा वक्त जो भी बैठेगा या तकिया रख कर लेटा रहेगा, अक्सर लोग करते हैं ना, सो इट्स वेरी डेंजरस, इट्स नॉट गुड फॉर यू। सर्दियों के अंदर मोस्टली ऐसा होता है, घर जाने के बाद ना आपका दिल ही नहीं करता वो कंबल से, वो ब्लैंकेट से निकलने का। हमारा तो गर्मियों में भी नहीं करता
है छुट्टी हो तो। बहरहाल तो ये तहकीक जो है आप सामने आई है कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना, घंटे बाद 2 घंटे बाद उठें अपने बिस्तर से या कहीं पर बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी वर्जिश कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाहे 150 मिनट की चाहे आप वर्जिश भी कर ले तो आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आप दिन में 10.5 घंटे तक मुसलसल 10 घंटे तो कोई नहीं बैठता होगा आई बिलीव, यानी कि वही बैठता होगा जो इंतहाई फारिग आदमी होगा ना, वही बैठता होगा मुसलसल 10 घंटे। लेकिन अगर होता ही है कि आप एक सर्टेन सर्कल में रहते हैं, घर से यानी कि रूम से लाउंज, लाउंज से रूम, किचन, वॉशरूम, बस ये आपका सर्कल होता है, तो मेरे में ये भी बैठना ही है। सो मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन एक पर्टिकुलर मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बरकत है। अगर पूरा दिन आपने ऐसा गुजारा है कि कुछ नहीं किया तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उठ के अपने बालकनी पे, गली में बहुत से लोगों को अगर मुयसर बहुत किचन तक चले जाएं, कुछ खा लें, कुछ हिल-जुल लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये आपकी अपनी सेहत के लिए, हमारा इसमें कोई फायदा नहीं। बहरहाल जी, अब बात है शादी की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा लड्डू है जिसे खाने वाला भी पछताता है और ना खाने वाला भी। ये एक आपको पता कहा जाता था, एक कहावत होती थी, लेकिन एक नई तहकीक जो है वो सामने आई है कि शादीशुदा जोड़े जो हैं उसने कहा है कि नहीं सिर्फ खाने वाला पछताता है। नहीं, ऐसा खैर सुन ले, वो कह रहे हैं कि शादीशुदा जोड़े जो है ना वो कवारे अफराद के मुकाबले में जिंदगी में ज्यादा खुशबाश होते हैं। अरे वाह, ये खुद शादीशुदा होंगे जिन्होंने रिसर्च की और उनकी बेगम सामने बैठी होंगी, ऐसा लगता है। खैर ये एक रिसर्च है, रिसर्च में 12 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 6000 से ज्यादा अफराद को शामिल किया गया। तहकीक में देखा जा सकता है कि शादी से जो लोगों की शख्सियत है इस पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। इस मकसद के लिए जो शादी का ताल्लुक है और जज्बाती सेहत है उसके दरमियान एक ताल्लुक का एनालिसिस किया गया कि इनमें क्या ताल्लुक है। तो जो मुख्तलिफ अफराद हैं इनको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। एक वो ग्रुप था जिसमें शादीशुदा जोड़े शामिल थे, दूसरे में कवारे अफराद और तीसरा ग्रुप उन अफराद पर मुश्तमिल था जो शादी तो करना चाहते थे मगर उन्हें मुश्किलात का सामना, तो इस पर लड़का नहीं मिल रहे, मतलब मिल नहीं रहे या उनको उनकी कोई वाबस्तगी नहीं हो रही या वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, कुछ ऐसा। अच्छा वैसे आप बताएं, आप शादीशुदा हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग हैपेंस टू यू इफ यू फाइंड द राइट पार्टनर। कंपेयर करें अगर आप शादी से पहले और शादी के बाद, देखिए सिंपल सी बात है ना कि एक टाइम पे एक शख्स अपनी रिस्पांसिबिलिटीज खुद हैंडल कर रहा है और वहीं आपको एक अच्छा खासा तगड़ा बंदा मिल जाता है, खातून को मर्द और मर्द को खातून, जो आके कहता है कि चलो आधी रिस्पांसिबिलिटीज आपकी मैं ले लेता हूँ या मैं ले लेती हूँ, तो इससे अच्छी और क्या बात है। अच्छी बात है, दिस इज द बेस्ट थिंग इफ यू फाइंड द राइट पार्टनर। जबरदस्त, ये बहुत ज्यादा राइट वे, तो मेरे ख्याल में इट्स द बेस्ट। बालाजी मुहक्किकीन एक और एक 11 होते हैं आयशा, एक और एक 11 ज्यादा हो जाएंगे। मुहक्किकीन की जानिब से उन अफराद की जज्बाती सेहत और जिंदगी पर इत्मीनान, खुशी, उम्मीद वगैरह का भी जायजा लिया गया और नताइज जो है उनसे ये पता चला कि शादी से जज्बाती सेहत पर नुमायां असरात मुरतब होते हैं। मुहक्किकीन ये भी बताते हैं कि शादी के बंधन में बन जाने के बाद लोगों में मुस्बत जज्बात की सतह में इजाफा होता है और जिंदगी जो है वो पुर इत्मीनान हो जाती है, यानी कि कंटेंटमेंट जो है ना वो बढ़ जाती है शादी करने के बाद। आप बेहतर बता सकते हैं। आपको किसी कोई बात शेयर करते हुए ये डर नहीं होता कि आगे से मुझे ये बात शेयर करनी या नहीं चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस का, कंफर्ट का एक कॉर्नर होता है। तो मेरे ख्याल में इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग अ राइट पार्टनर। इफ यू फाइंड इट, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। आपकी बहुत सारी चीज़ें आदी हो जाती हैं, तकसीम हो जाती हैं, जेब भी आदी हो जाती है अगर बेगम ज़्यादा खर्चा करने वाली हो, लेकिन वो तो चलता ही है, वो तो जरूर। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नाराज बीवियों को मनाने के लिए ना पता नहीं क्या क्या सर कर लेते हैं। अगली स्टोरी भी हमारी इस बारे में। आज मेंस डे नहीं है, मियाँ बीवी डे। हमारी रिसर्च जितनी भी है मियाँ बीवी डे पे चल रही है। रिसर्च क्या कहती है, चीन में एक शख्स था, उसने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की, मुझे तो लगा कोई फिल्म की स्टोरी है। अपनी नाराज़ बीवी को मनाने का एक मुनफरद तरीका इख्तियार किया और वो तरीका इतना हैरानकुन था कि उसने नाराज़ बीवी को मनाने के लिए 100 दिनों में 4400 किलोमीटर के फासले तक साइकिल चलाई। इसके बाद में खत्म हो गया होगा, बच गया था? नहीं, जिंदा है। सुबह जियांगसू से इनका ताल्लुक है। इनका नाम है जाओ और उन्होंने ली नामी खातून से 2007 में शादी की थी, लेकिन 2 साल पहले इनके कुछ झगड़े हो गए जिसकी वजह से इनकी सेपरेशन हो गई। अब जाओ जो है वो ये कहता है कि हम दोनों के दरमियान कोई ज्यादा संजीदा मसला नहीं था, बस हम दोनों ने जिद पकड़ ली थी और अलग हो गए, लेकिन हम दोनों राब्ते में रहे ताकि दोबारा से इकट्ठे हो सकें। और जाओ की बीवी ली जो है उसने बताया कि जाओ ये चाहते थे कि हम एक मरतबा फिर से इकट्ठे हो जाएं और मैंने मजाक में उनको ये कहा कि अगर आपने मेरे साथ रहना है ना तो लहासा तक जाना होगा, वो भी साइकिल पर, तब मैं सुलह कर लूंगी। उन्होंने बड़े संजीदा हो गए, उन्होंने दिल पर ले लिया। ऐसे कौन करता है? मतलब इतनी बड़ी सजा क्या? मतलब ठीक है, अच्छी बात है साइकिलिंग करना, लेकिन 4000 किलोमीटर आपने साइकिल चलवा दी। ली, दिस इज नॉट गुड। तो आपने जो है ना ये जो खबर ली है ना ली की, ये अच्छी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। खैर, उन्होंने अपने सफर का आगाज 28 जुलाई से किया था नीजांग से और फिर वो सफर करते रहे। 4000 किलोमीटर यार, इज ह्यूज। 4000 इज लाइक कराची
से तो लंबा ज्यादा हो जाता है। कराची तो नजदीक है, 2 दफा कराची कर लें। ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट 2 दफा। ये बहुत ज्यादा है बीवी को बनाने के लिए। इसके बाद उसका दिल ही नहीं किया होगा मनाने का। एक बात बता देती हूँ, रास्ते में जब उनकी तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटल गए, तो ली जो है वो हॉस्पिटल गई, फिर वो सेहतयाब हुए, तो दोनों मिलकर उस फाइनल डेस्टिनेशन तक गए। पीछे म्यूजिक लगाओ यार, ये म्यूजिक वाला है। इसके ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए। ये बिल्कुल एक ना म्यूजिक की बात हुई तो हमारा जो ड्रोन है ना वो इंडिया भी गया। आज हमने उसको अलसो इंडिया भी भेजा और इंडिया में उसे रेलवे स्टेशन पे भेजा। इंडिया दुनिया का शायद सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पे ट्रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पे कुली के हवाले से आपको बताएं कि उसने बड़ी जबरदस्त हरकत की। सामान कुली लेके जाते हैं ना, कुली कल्चर आम है, तो वहाँ पे वो गोद में उठाकर मुसाफिरों को, एक कुली जो था ना वो लेके जाता रहा। उसने विंडो के थ्रू जो है ना मुसाफिर को अंदर धकेल दिया। शॉर्टकट सामान जो है ना वो भी उसने इसके थ्रू ही है। हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से, एंड दिस इज वेरी डेंजरस एक्चुअली, लेकिन हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है। मैंने क्योंकि खुद से ट्रैवल किया हुआ है, इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ है मुझे, तो जो बिजिएस्ट नेटवर्क्स होते हैं ना रेल के इंडिया, उनमें से एक है। और यहाँ पर तकरीबन अरबों की तादाद में हर साल आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है अब तो इंडिया के लिए, तो इस वजह से ये वीडियो जो है ये बड़ी जबरदस्त थी। स्टेशन पर रश बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कुली ने अनोखा ये तरीका इख्तियार किया और मुसाफिरों को गोद में उठा कैसे फिक्स कर रहा है उसको, जैसे कैबिन में कपड़े नहीं घुसाए जाते हैं इस तरीके से। उसके बाद दरवाजा भी बंद कर देते ना उसने, फिर भी ऐसे किया। खैर जो सामान था वो भी खिड़की के जरिए उसने ट्रेन में रख दिया। इस वाकये की वीडियो जो है वो सामने आई और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है, ये आप देख भी सकते हैं। अच्छा, खवातीन को भी उठाओ। सेंसर आगे बढ़े। अच्छा विजुअल था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो डेजर्ट सहारा के हवाले से। डेजर्ट सहारा के हवाले से है, वहां पर क्या हुआ है ये हम आपको बता देते हैं जरा। अच्छा जी, उसके बारे में ऐसे सहारा को सबसे बड़ा डेजर्ट कहा जाता है ना, वहाँ पे उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े एक तो वहाँ पर मेले भी होते हैं, और मेले के साथ साथ मुझे डर इसलिए लगता है सहारा से कि वहाँ पर जो सांप है ना वो भी बहुत ज्यादा मशहूर है। वो तो सहरा से रिलेटेड है। एक 4 रोज़ा इंटरनेशनल सहारन टूरिज्म फेस्टिवल हुआ, 400 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। भाई क्या जबरदस्त मनाज़िर नजर देखिए। इसमें जो मुख्तलिफ सयाह है, घुड़सवारी, डांस, कार रेस, कई दीगर सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ भी हुए। ये मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। इसका मकसद जो अलजज़ायर के सहरा है ना, यहाँ पे टूरिज्म का फ़रोग़ है। दुनिया बहुत ज़्यादा टूरिज्म की तरफ जा रही है क्योंकि अब दुनिया को लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक मनी आउट ऑफ इट। वज़ारत सयाहत जो है उसने तकरीबन 2000 सियाहती मनसूबे इस वक्त मंजूर किए हैं अलजज़ायर के अंदर, और मुल्क ने गुज़िश्ता साल 3.3 मिलियन गैर मुल्की सयाहों की मेज़बानी भी की है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इमरान, ये जो आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अब टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर बेस करना शुरू कर गया है। हम सऊदी अरब की बात कर लें, हम यूएई की बात कर लें, ये भी कहा जाता है कि उनके पास ऑयल खत्म हो गया तो अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट वे टू यू नो। और मैं हैरान हूं, हमारे पास दुनिया की बेस्ट साइट्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, और हर किस्म का टूरिज्म है हमारे पास, पहाड़ों से लेकर सहराओं, समंदरों, साहिलों, रिलीजियस टूरिज्म हमारे पास बड़ा जबरदस्त है। लेकिन उसके बावजूद हमारा वो फोकस नहीं है कि दुनिया शिफ्ट कुछ काम हुआ था, अगर 2-3 साल पहले हम देखें कुछ काम किया थोड़ा सा हुआ था तहरीक इंसाफ के दौर में, उन्होंने थोड़ा फोकस किया था, लेकिन उसके बाद फिर दब सा गया मामला, ऐसा लगता है। खैर जी, टूरिज्म के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौसम अच्छा हो। मैं तो हमेशा सिर्फ उस जगह पे जाना पसंद करता हूँ जहाँ का मौसम अच्छा हो। मौसम अच्छा ना तो मज़ा नहीं आता। हम आपको इंटरनेशनली तो मौसम फिल वक्त नहीं बता सकते, पाकिस्तान का मौसम बताने के लिए वी हैव द वेदर एक्सपर्ट आयशा। आप टेम्परेचर बताएंगी आज या ऐसे ही बताएं? जनरल मैं टेम्परेचर बता देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ नोट की है, कपड़े मैंने निकाल लिए हैं गर्म। मुबारक चले जी, फाइनली चले जी, मौसम के बारे में बता देते हैं कि क्या क्या रहेंगे टेम्परेचर, सो दैट उसके मुताबिक जो है आप अपनी तैयारी कर सकें पूरे दिन के। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद की। यहाँ पर कम से कम रहेगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम रहेगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची रोशनियों का शहर, यहाँ पर कम से कम रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम रहेगा 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में कोयटा, जहाँ पर ठिठुरती हुई सर्दी रहेगी, अगर रहता है जो टेम्परेचर सबसे कम है 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रहेगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो थी मौसम की सूरत। मौसम की सूरत हाल ज़बरदस्त है। ये तो है अमूमी तौर पे मौसम की सूरत हाल। हमने स्मोक को भी फोकस करना है, लेकिन फिल वक्त चूंकि मौसम का जिक्र किया तो मेरे जहन में थोड़ा पॉलिटिक्स, सियासत का मौसम। यार मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। 24 नवंबर आने को है। मैं भी जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ एयर, तब भी मैं अपने कुछ स्टाफ से बात कर रहा था कि फिर वही कंटेनर्स, वही तैयारियाँ, वही पुलिस की पकड़ धक्कड़। आई सो डोंट वांट दीज सीन्स 2024 के अंदर। खैर हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका दे देते हैं। ये बात मैं कर क्यों रहा हूँ वैसे तो आपको पता ही होगा, इफ सिंस यू आर वाचिंग हम न्यूज़ तो हम आपको बताते रहते हैं। एहतजाज की तैयारियां जो हैं तहरीक इंसाफ की वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। पेशावर जो है वो मरकज़ बन गया है, अहम मुलाकातें हो रही हैं और मुलाकातों से भी ज़्यादा
अहम डायरेक्शंस मिल रही हैं पेशावर से, अहम डायरेक्शंस बड़ी अहम शख्सियत की जानिब से मिल रही हैं। बिल्कुल ऐसे इत्तलात आ रही हैं कि बानी पीटीआई की अहलिया जो है बुशरा बीबी इन एहतजाज की तैयारियों में काफ़ी सरगर्म है। हम कई मरतबा बात कर चुके हैं, सवाल भी पूछ चुके कि क्या बुशरा बीबी जो है वो एंट्री मारने लगी है। आपको याद है पाकिस्तान तरीके से हमारी खबर ठीक थी, एग्जैक्टली। तो वो ये जो एहतजाज होने जा रहा है ना, इसको कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी बैठकर लीड कर रही हैं, डायरेक्शंस दे रही हैं। पर जी एक इजलास की वीडियो जो है वो ऑडियो सामने आया जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि एहतजाज के दिन हर एमएनए और एमपीए मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। आपको याद है उन्होंने कहा था एमएनए 10,000 और एमपीए 5,000 बंदा लेकर आएगा, जिसके बाद बड़ा 10,000 छोटा 5,000 सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी ना तो अगली मरतबा उसको टिकट नहीं मिलेगा। ये भी उन्होंने बात की। हमारे पास हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक तो दोनों एंगल्स ले लें, हम हुकूमती जमात से भी बात कर लें और हम तहरीक इंसाफ भी ले लें, हम दोनों जमातों का, और फिर साथ एक रैंडम अगर ओपिनियन हमें हमारे रिपोर्टर की तरफ से मिल जाए तो उनसे भी हम बात कर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। आप इनको जानते हैं। राना अफजल साहब से हमारा बड़ा एक ऑन स्क्रीन ज़बरदस्त ताल्लुक रहा। आई रिमेंबर बड़े हमारे शोज़ होते रहे साथ साथ, और सारी बातें उनके फर्जंद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं ये हुकूमत जो इतनी कंफर्टेबल चल रही है, क्या इसका इतना कंफर्टेबल रहना ठीक है या नहीं। राना साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो इतना अक्सर जो है ना, ये आपका जो कंफर्ट है ना, ये आपको नुकसान दे जाता है हुकूमती जमात को। जैसे 26वीं तरमीम पे आप कंफर्टेबल थे, आपने एहतजाज बुला लिया और फिर सब कुछ होने के बावजूद पता चला कि अभी तो नहीं हो रहा और फिर एक लंबा प्रोसेस चला। इस जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, और भी कई सारी हैं। आप एहतजाज को लेकर भी आपकी जो मरकजी लीडरशिप है, ख्वाजा आसिफ साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, बड़े कंफर्टेबल नज़र आते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता। वाकई कुछ नहीं होता? आपके पास क्या खबरें, इतने कंफर्टेबल कैसे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तानियों के जो बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें महंगाई है, महंगाई की शरह नीचे आ चुकी है, सिंगल डिजिट में है। आपकी एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबलाइज हो चुका है, रिजर्व्स आपके 16 अरब पे चले गए हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, एक ओवरऑल फील गुड फैक्टर इकोनॉमी के अंदर आना शुरू हो गया। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तानियों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो गए। तो इस वजह से ये एक पार्टी का जो है एहतजाज जरूर हो सकता है, लेकिन ये जो जिस तरह की वो कॉल दे रहे हैं कि ये फाइनल कॉल है और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम नहीं समझते कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। देखें, लेकिन हुकूमत ने अपनी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं और उसकी क्या वजह है। देखें, एक तो जो मैसेजिंग की गई है पीटीआई की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि वो कफन बांध के आएंगे, जनाजों की तैयारी करा लें, डू और डाई है, तो ये मैसेजिंग जो है ये पुरअमन एहतजाज की नहीं है। ये मैसेजिंग तो तसादुम की है और यही वजह है जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं तो उनकी सियासत जो है वो इररेलेवेंट होती जा रही है। वो इशू नहीं है पाकिस्तान का। तो अब उनको जो है अपने मसाइल उजागर कराने के लिए, एनआरओ के लिए, वो फिर ये सारी एजिटेशन चल रही है। ये भी कुछ इत्तलात आ रही हैं, ये भी कुछ इत्तलात आ रही है कि कोई बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। रिसेंटली कोई एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई जो मीडिएटर का किरदार अदा कर रही है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान। इस बारे में आपका क्या टेक है? कोई बातचीत हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात तो ये 24 नवंबर वाला एहतजाज जो है ये मुलतवी भी हो सकता है। देखिए, डेफिनेटली हम तो समझते हैं कि ऐसे एहतजाज जो है वो मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है कि आए रोज आप एहतजाज अनाउंस करें और फिर आपकी कोशिश हो कि इंटरनेशनल मीडिया को में पिक हो। तो ये चीजें अगर मुलतवी होती हैं तो मुल्क के लिए बेहतर है कि मईशत अब बेहतरी की जो है वो डायरेक्शन में गामजन है तो वहाँ तेजी से चलती रहे। लेकिन लग नहीं रहा कि पीटीआई जो है वो इसको सुनेगी या जो है वो कोई अपना जो ये जुलूस है उसको मुलतवी करेगी। बहरहाल हुकूमत अपनी तैयारी में है, हुकूमत बिल्कुल अपनी रेट कायम करेगी और किसी किस्म का तसादुम नहीं होने देगी। राना साहब, एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी आपको पता है कि वो अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है और आप इस वक्त हुकूमत है, यानी कि आपका ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि आपने अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अवाम को बेहतर मेयार ज़िंदगी फराहम करना है। हुकूमत के पास रेट कायम करने का एक ही रास्ता है, कंटेनर लगा दें, पकड़ धक्कड़ शुरू कर दें पॉलिटिकल रहनुमाओं की, और एक अजीब सख्त, और आज जैसे दफ़ा 144 लगी कराची में, खैर वो आइडियाज़ की वजह से है लेकिन यहाँ पे भी लग जाएगी या लग जाती है यूजुअली।
अवाम का ख्याल कहाँ पे रखा जा रहा है? मतलब अवाम को तो चुप करके कुर्बानी का बकरा जो अपोजिशन है वो एहतजाज में ला के बना लेती है, जो हुकूमत है वो कंटेनर लगा के बना लेती है। तो कोई पॉलिसी और नहीं है आपके पास, एक गुफ्तगू का कोई एलिमेंट हो, कोई वफ्त बन जाए, कोई बातचीत हो, बैठें? अब तो ऐसे लगता है कि डायलॉग हमारी सियासत में राना साहब खत्म होकर रह गया, ऐसा महसूस होता है। देखिए, डायलॉग एक फर्द वाहिद की वजह से उसमें खलल है, वरना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि हमें मिलकर बैठना चाहिए। तो डायलॉग एक साइड से नहीं होता। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंटेनर लगाना कोई ये बेहतरीन हल नहीं है और इससे तकलीफ होती है, ना सिर्फ माशी नुकसान होता है बल्कि लोगों की आमदोरफ्त भी जो है उसमें भी खलल पैदा होता है। लेकिन इस मुल्क में इसकी हकायक ये हैं कि अभी दहशतगर्दी सर उठा रही है और हमने सिक्योरिटी को बड़ा सीरियसली लेना है। इसी तरह अगर सियासी कोई मूवमेंट के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो जहां सिक्योरिटी के लिहाज से आपको यानी कि कोई तो वो फिर उसके ज्यादा रिपरकशंस हैं, उसके ज्यादा फिर वो आपको जो है प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। और ये बदकिस्मती है कि मुल्क में ऐसे हालात हैं कि हमें ये कंटेनर लगा के चीजों को सिक्योरिटी ओके राना साहब, वन क्विक आंसर 30 सेकंड्स में दे दीजिएगा। इन केस इफ इट हैपेंस कि एक अच्छी तादाद जो पीटीआई एंटिसिपेट कर रही है कि हम डी चौक में ले आते हैं, अगर ऐसा हो जाता है लेट्स सपोज, क्या स्ट्रैटेजी आपके पास उसके बाद हुकूमत के पास? देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई सस्टेनेबल नहीं है। अगर वो वहां पहुंच भी जाते हैं तो वो वहां रात कैसे गुजारेंगे, वो वहां दिन कैसे गुजारेंगे, हफ्ते कैसे गुजारेंगे, ये एक वेल थॉट आउट प्लान नहीं है पीटीआई का। और ये फाइनल कॉल तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फ्लॉप ही होने जा रही है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना एहसन अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। किफ जो है वो आ चुका है, उनका यही कहना है कि अगर मामलात मुज़ाकरात से बेहतर हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, कंफर्टेबल इजी लग रहे हैं मुझे, बड़े इजी लग रहे हैं फील आ रही है। तो हम जरा तहरीक इंसाफ से भी जान लें, तहरीक इंसाफ क्या सोच रहे हैं। वी हैव शौकत यूसुफजई साहब, नन अदर देन सीनियर मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, सीनियर रहनुमा हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच। एहतजाजी हिकमत अमली की बात कर रहे हैं और साथ साथ हमारे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग है बुशरा बीबी साहिबा की एंट्री, जिसको आपने एंडोर्स भी की अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर कि हाँ वो इस वक्त मामलात को देख रही हैं। सो मुझे बताइए कि हिकमत अमली क्या है एहतजाजी, और जो वर्कर्स हैं, ये कहा जा रहा है कि उनको भी गिरफ्तारी से बचाना है, लीडर्स को भी बचाना है। कोई इंस्ट्रक्शंस हमारे साथ भी शेयर कर सकेंगे या सीक्रेट रखेंगे, क्या हिदायत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो एक तहरीक है और तहरीक में आपको पता है पॉलिटिकल जदोजहद है हमारी। उस पॉलिटिकल जदोजहद में अगर हुकूमत समझती है कि पॉलिटिकल जदोजहद नहीं होनी चाहिए मुल्क में, तो एक अलग बात है, वरना ये तो पुरअमन जदोजहद है। इसमें गिरफ्तारी, इसमें तशद्दुद, ये अंसर अब खत्म हो जाना चाहिए। अब मेरे ख्याल से इस हुकूमत के काफी दिन हो गए हैं, थोड़ी बहुत समझ बूझ में आनी चाहिए। इतने खौफ क्यों खा रही है? पॉलिटिकल वर्कर है, हम कौन सा इस्लामाबाद पे कब्जा करने जा रहे हैं? हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपना जो सियासी हक है, इंसानी हक है, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। आई डोंट नो हुकूमत क्यों इस पे इतना कुड़ी हुई है और दफा 144 लगा दिया है। और उधर जो वज़रा साहिबान बैठे हैं वो धमकियां दे रहे हैं कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस आई डोंट नो कि क्या मतलब इतना खौफ क्यों है इनको। बाकी देखिए, हमारे पहले भी बहुत सारे वर्कर गिरफ्तार हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। तो पीटीआई के वर्कर्स तो कभी भी अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो। सख्तियां, ये सारी चीजें होती हैं सियासत के अंदर। लेकिन अच्छा, आप खौफ की बात करें कि पता नहीं क्यों खौफ है शौकत साहब, आपकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं और फिर जो आप कहते हैं ना कि हमने ऐसी प्लानिंग की है कि अब इनको समझ नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल से खौफ करना बनता है। खैर, ये बता दीजिए कि बुशरा बीबी जो है उनकी एक ऑडियो सामने आई है, उस पर क्या कहेंगे? क्या एमएनए और एमपीएस के लिए जो वीडियो की शर्त रखी गई है कि वो अपने काफिले की इनफरादी तौर पर वीडियोज बनाकर भेजेंगे, क्या ये वाकई रखी गई है? नहीं, देखिए, तो उन्होंने बात की है ना कि इमरान खान की तरफ से हिदायत आई है, उन्होंने इमरान खान की हिदायत बयान की है। उसमें चूंकि पहले इस तरह होता रहा है और अक्सर हो जाता है कि कुछ लोग जो है वो गायब हो जाते हैं या आने की वो जसारत नहीं करते, तो ये उनके लिए। बाकी तो पीटीआई के वर्कर है, वो इन चीजों पे यकीन नहीं रखता है, वो वैसे ही उनका जज्बा है ये, क्योंकि तारीखें जज्बों से चलती है। ये इस तरह लालच से, धमकियों से इस तरह तो नहीं चलती है ना। ये तो हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है। पूरे जिले के अंदर कोई सबको तो टिकट नहीं मिलता है ना, टिकट तो एक दो बंदों को मिलता है, लेकिन इतने सारे लोग जब आते हैं तो ये एक जज्बा होता है ना। तो पीटीआई के वर्करों के अंदर जज्बा मौजूद है। शौकत भाई पुरअमन भी रहना है,
कब्जा भी नहीं करना, कुछ ऐसा वैसा भी नहीं करना जिससे हुकूमत को ख़तरा हो, हमें पीसफुली आने दें। अगर ये सब कुछ नहीं करना तो फिर आपके अहदाफ क्या हैं? मतलब कितने अरसे तक ये एहतजाज जारी रहेगा? कुछ अहदाफ ऐसे होंगे ना जिसकी वजह से हम कहें कि गवर्नमेंट प्रेशराइज होगी। देखिए, अभी तो ऐलान हुआ है कि 24 नवंबर को हम जाएंगे और धरना देंगे, और इसकी कोई मुद्दत जो है वो मुतय्यन नहीं की गई है। ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक है। जब तक हमारे ये 3 मुतालबात तस्लीम नहीं होते, इसके अलावा महंगाई है, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, लोग इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि सियासी तौर पर मसला हल हो, सियासी जदोजहद के जरिए मसला हल हो और पुरअमन तरीके से मसला हल हो, क्योंकि पाकिस्तान पहले से मुश्किल में। तो हम तो पुरअमन तरीके से जाके अपना एहतजाज वहाँ रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और वहाँ धरना देना चाहते हैं। तो अगर हुकूमत की मर्जी है कि वो पुरअमन हमें छोड़ती है, नहीं छोड़ती है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ ने हर किस्म का पहले भी मुश्किलात सही है, आज भी वो रेडी है, इससे नहीं डरते। पहले भी हम पे कितनी शेलिंग हुई, कितनी धमकियां मिली। टाइम हमारा पहुंचे हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आगे रेसिप्रोकेट करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर एक बात आयशा मुझे समझ नहीं आई कि एहतजाज पुरअमन भी करना है और मुतालबात मनवाने तक आना भी नहीं है। ये पुरअमन रहते हुए कैसे हो सकता है? मतलब अगर आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे गवर्नमेंट प्रेशराइज हो, कुछ ऐसा करेंगे प्रेशराइज हो, तभी मुतालबात ये चीज देखिए, वो कहते हैं कि हम भाई रेसिप्रोकेट करेंगे, अगर वो हमें पुरअमन रहने देंगे तो हम रहेंगे, अगर वो नहीं रहने देंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों मौक़िफ़ जो है दो मुख्तलिफ बातें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर सेगमेंट्स है हमारे पास, उन पर बात करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे अहम मेहमानों से। हमारे साथ रहें। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। आते ही हमने चूंकि बात की थी आज मेन डे के हवाले से, तो इससे ही जुड़ता है एक रिलेशनशिप भी, और रिलेशन का ताल्लुक मियाँ बीवी के दरमियान भी नो होता है। हम ऑफ एंड ऑन ऐसे मौज़ूआत पे आपके साथ बात करते रहते हैं जिसमें हमारा फोकस ये होता है कि हम इस रिलेशनशिप की मजबूती के हवाले से बात करें, चूँकि एक बेसिक यूनिट है माशरे का जिसमें मियाँ बीवी साथ रहते हैं और फिर इससे एक पूरा माशरा जन्म लेता है। तो देयर आर सर्टन थिंग्स, स्मॉल थिंग्स आयशा, जो कि इस रिलेशन को मजबूत भी करती हैं और कमज़ोर भी करती हैं। तो आज हमने कहा कि हम क्यों ना पॉइंट आउट करें उन चीज़ों को जो कि इस रिलेशन की कमज़ोरी का बायस बन सकती हैं और फिर उनसे बचने की कोशिश करें। समटाइम्स मुझे लगता है कि ऐसा भी होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि आपकी वो छोटी छोटी आदत जो है ना, वो आपके रिश्ते को कमजोर कर रही हैं, या आप ऐसी कौन सी आदत अपनाए हुए हैं जो आपके रिश्ते को मजबूत कर रही हैं। तो हमने सोचा हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी आदत हैं, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी, यानी कि हस्बैंड वाइफ्स की हम बात कर रहे हैं, कि जो रिश्ते को मजबूत करती हैं या फिर कमजोर करती हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहिरा मलिक साहिबा मौजूद हैं। आप इनको देखते रहते हैं हमारे शो में, अक्सर आके हमारी रहनुमाई करती हैं, आपकी रहती हैं। ताहिरा कैसी हैं आप? सर, सबसे पहले मर्दों की बात कर लेते हैं। पहली आदत कौन सी है मर्दों की जो कि रिश्ते को कमज़ोर करती है? रिश्ते को कमज़ोर करने से मुराद आप मतलब ये है कि हम जहाँ पे कंप्लेंट ज़्यादा आती हैं ख़वातीन की तरफ से, मेरे ख्याल में तो कमज़ोरी नेक्स्ट स्टेप है। सबसे पहले तो मैंने जो आज तक सुना है कि जो मर्द ख़वातीन कहती हैं, मैं मर्दों का दिन है तो मर्दों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, बट ये कि ख़वातीन कहती हैं कि मर्द मेरी बात नहीं सुनता, डिटेल में मेरे इमोशन नहीं सुनता। जब मैं कहानी सुनाने बैठती हूँ कोई, या कोई इशू मुझे आता है, कोई लाइफ में मसला आता है, या उन साहब से होता है या किसी और से होता है, तो वो सुनता नहीं है, कहता है बस बस बस, सोल्यूशन फ़ौरन दे देता है। तो पहला तो ये मसला बहुत बड़ा कि सोल्यूशन फोकस्ड। दूसरा वो कहते हैं जी ये चीज़ें भूल बहुत जाते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और इनको एनिवर्सरी याद दिलानी पड़ती है, इनको बर्थडेज याद दिलानी पड़ती हैं, या कोई बहुत बड़ा इवेंट है तो इनको सेलिब्रेशन का कहना पड़ता है कि तुम इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। खुद ही अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं, या मेरी कोई बीमारी है, कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो ये इनको याद नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ी शिकायत जो रही है मर्दों से। और तीसरी जो कि सबसे कॉमन है और जो है कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है। जब इनको प्रॉब्लम होता है तो ये चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, अपने कमरे में रहना पसंद करते हैं, या दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। वर्स वो तो जी बहुत बड़ा गुनाह है ना, कि अगर लड़ाई हमारी हुई है तो दोस्तों के पास चले जाते हैं और मुझे नहीं बताते कि क्या है दिल में, क्या है दिल की बात नहीं बताते, कुछ छुपाते हैं। अच्छा, तो छुपाना भी देयर इज अ रीजन। कहते हैं कि जी ख़वातीन को इन बात से प्रॉब्लम है। कि अब मैं मर्दों का व्यू भी बताएंगे बाद में कि वो क्या है, वो क्या हमारे साथ याहिया आ गए, जरा उनकी ओपिनियन हम ले लेते हैं। हमारे रेगुलर कॉलर याहिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड योर टीम। देखिए बात है कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, मेरी शादी के 27 साल हो चुके हैं। द थिंग इज दैट कि देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ना कि आप एक दूसरे को स्पेस देना सीखें। अगर आप दोनों को स्पेस नहीं देंगे तो वो आपकी लाइफ अच्छी नहीं गुजर सकती। आप यानी अगर आपका मियाँ है तो आप 24 घंटे उस पर पहरे नहीं लगा सकते, या बीवी है तो 24 घंटे से पहरे नहीं लगाते। ट्रस्ट का एक डेफिसिट होना जो है ना रिश्ते कमजोर करता है। इसके लिए जरूरी है आप ट्रस्ट रखें और टॉलरेंस रखें।
बात ये, मैंने हमेशा एक बात की, सबको जो मेरे बच्चे की नई शादी होती है, मैं कहता हूँ भाई पैकेज ऐसा है कि इसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदत है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, तभी जिंदगी गुजर सकती है, वरना नहीं गुजर सकती। और एक बात मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जब आपकी बीवी को अगर आपको खुश रखना है ना, तो तारीफ करना उसकी जरूरी है। तो या आपसे थोड़ा सा मेल्स की एडवोकेसी करवा लेते हैं क्विकली। हमें जो ताहिरा ने दो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं ना, तीसरी को मैं फिलहाल नहीं लाता, कि एक के इमोशंस का ख्याल नहीं रखते, सुनते नहीं है ज़्यादा तवज्जो से हम मर्द, ख़वातीन को उनको गिला रहता है, और दूसरा उनको इंपॉर्टेंट इवेंट्स भूल जाते हैं, उनको ये भी गिला रहता है कि इनको कुछ याद ही नहीं। आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता, ये कहती हैं आप, मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? 27 साल हो चुके हैं, तो कुछ आप भी गाइड कर सकते हैं तजर्बे की रोशनी में बताइए। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है कि मर्दों को इवेंट याद नहीं रहते हैं, औरतें बहुत मखसूस याद रखती हैं हमेशा, तो वो फिर गुस्सा आता है उनको, जैसे सालगिरह का दिन भूल गए। हस्बैंड एंड वाइफ्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी आदत होती हैं जो उनके रिश्ते को मजबूत या फिर कमजोर कर सकती हैं? हमने मर्दों की आदत की तो बात कर लिया, बीवियों की आदत कौन कौन सी होती हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ताहिरा मलिक साहिबा जो है वो मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, हमारी रहनुमाई कर रही हैं। ताहिरा, हमने मर्दों की बात कर ली, ख़वातीन की कौन कौन सी ट्रेड्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं रिश्ते के अंदर? बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बोलना। इसमें सबसे पहले जो मैंने सुना है मर्द कंप्लेन करते हैं ज़्यादा, वो ये कहते हैं कि ये कंप्लेन बहुत करती है, यू नो, शी कंप्लेन्स अ लॉट। तो वो एक बहुत बड़ी है कि जो भी मैं कर लेता हूँ ना, मैं जितना कर लूँ इसके लिए ना, इसको फिर भी मुझसे शिकायत रहती है। सो ख़वातीन का ये जो है कि दे कंप्लेन अ लॉट, एक उनको ये इशू है कि, या यूँ कहना चाहिए ख़वातीन प्रॉब्लम को देखती ज़्यादा हैं, उनकी वो जो प्रॉब्लम देखने की आँख है वो ज़्यादा तेज़ है, हिस्स ज़्यादा तेज़, तो वो उसका मेंशन बहुत करती है। दूसरा, वो अक्सर जो मर्दों को गिला रहता है कि ये मुझे स्पेस नहीं देती, यानी मेरी प्राइवेट स्पेस ख़त्म हो गई है जब से शादी हुई है, तो मेरा अपना कुछ नहीं बचा, मेरे दोस्तों का टाइम नहीं बचा, मेरा अपने कोई हॉबीज थी, कोई मैं याद करता था कुछ ये काम, वो उसके लिए टाइम मुझे नहीं देती, कहती यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, मेरे साथ रहो। ठीक है, तो ये दो तो मेन है। तीसरी अगैन वो बड़ी, खैर वो बहुत ज़्यादा लिस्ट है लंबी, लेकिन ख़वातीन के बारे में अगैन वो मर्द कहते हैं, जो पहले हमने मर्दों की बात की कि इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती है, कि इसको आपकी अपनी बहुत रिसर्च जल्दी। अब ये जो 3 पॉइंट्स आपके सामने आए हैं, यू बीइंग द फीमेल योरसेल्फ, आपकी अपनी रिसर्च क्या है, किस हद तक आप मुत्तफिक हैं ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट? आई थिंक राइट, ऐसा है। कंप्लेंट्स हैं, मैं बात ये कर रही हूँ कि वो करती हैं या नहीं, लेकिन मर्दों को ये फील होता है कि वो कंप्लेंट ज़्यादा कर रही है, ये और इमोशनल जल्दी हो जाती है। इमोशनल से मुराद है कि वो बात का बतंगड़ जिसे कहते हैं ना, ये कहती है कि बना लेती हैं। अगर छोटी सी बात हुई है, मैं जैसे लेट हो गया, किसी जगह डिनर पे जाना था इनकी अम्मी के घर, और मैं 2 घंटा लेट हो गया, तो क्या हुआ, यू नो, तो अब 2 घंटे लेट पे इतना क्यों उदास हो रही हैं, तो फिर ये बहुत रोई और ये बहुत मसला हुआ। ये मैं सब बेसिकली डाटा वहाँ से ले रही हूँ जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं एज अ मैरिज थेरेपिस्ट, व्हेन आई वर्क विद क्लाइंट्स, तो जो क्लाइंट्स मेरे पास ये प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनमें से ये एक बहुत बड़ा था। वैसे ऑन एक्चुअल अगर आप इस रिलेशनशिप की हैसियत देखें, उस लिहाज से तो ये बातें छोटी छोटी हैं, बिल्कुल छोटी, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, शादी की आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, शादी में हम ये बात करते हैं कि देयर आर एक सॉल्वेबल इश्यूज होते हैं और एक नॉन सॉल्वेबल इश्यूज होते हैं। ये सारे जो अभी मैंने बताए ना, ये सॉल्वेबल इश्यूज हैं। ये हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं सारे, इनके ऊपर बात कर ली जाए तो सारे मसले, बिल्कुल जैसे बात हम कर रहे थे कि पर्सनालिटी इश्यूज नहीं होते कई दफ़ा, जो खुदा न खास्ता शादी का तलाक तक बात चली जाती है या लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसका अक्सर वो कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं। यही ईगोज आ जाती हैं बीच में, ईगोज आ जाती हैं और बात क्लियर ना करना। लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, जिसके अच्छी है कि हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, उसमें ये है कि हम दोनों समझ लें ना अगर कि ये इसकी नेचर में है और ये करेगी, और मैंने कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है, और वो समझ ले कि ये इसकी नेचर में है, मर्द के कुछ चीज़ें मर्द की नेचर में हैं, उसके रीजंस क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं अगर वक्त मिला तो। ये उसकी नेचर में है, ये उसकी मजबूरी है। क्विकली हमने इससे पहले बड़ा अच्छा आपने 3 पॉइंट्स मेनली बताए कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसको कैसे सम अप करें, कैसे एक मिड पॉइंट पे आ जाए कि नहीं सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। वो जैसे आपने बता दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया, कम्युनिकेशन वाला इशू है कि एक तो ये कि अगर जैसे आपको इतराज़ है कि वो भूल जाते हैं, मर्द हजरात इंपॉर्टेंट इवेंट भूल जाते हैं, तो आप बजाय वेट करने के कि वो भूल जाएं, आप कहीं लगा के फ्रिज पे रख दें, उनके आगे का रिमाइंडर रख दें। अगर आपको अल्लाह ने एक स्किल दी है, क्योंकि ख़वातीन को ये अगेन एवोल्यूशनरी रीज़न है, मोबाइल पे लगा लें, उनके देखने के लिए कहीं भी लगा लें, उन बेचारे को याद रह जाए, तो व्हाई नॉट हेल्प हिम, यू नो, रादर देन कैच हिम इन द एक्ट एंड कि तुमने ये नहीं किया। तो जहाँ उनकी कुछ कमी है, जहाँ ख़वातीन की है कि उनको एक्सप्रेस करने का शौक है और वो बात ज़्यादा करना चाहते हैं। शॉर्टली आप ये कह रहे हैं कि अपने पार्टनर को आजमाएं ना, ये नहीं कि वो पहले गलती कर दें तो फिर आप उनका वो करें। दूसरा कि जब वो मर्दों के कहते हैं कि जी रोती बहुत है
या इमोशनल बहुत हो जाती हैं, तो बस ये कि उनको इमोशनल होने दें, आप अपना आधा घंटा एक्स्ट्रा निकाल लें टाइम का, सोच लें कि इसके साथ मैंने रहना है तो इसकी बात सुन लें। जब रहना ही है साथ तो फिर क्या सोल्यूशन मैं आधे घंटे बाद दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक दूसरे की मदद करके ही आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, सपोर्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, एंड कम्युनिकेशन जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कम्युनिकेशन इज द की। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो मसले हल नहीं होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। उम्र बढ़ती है तो साथ साथ ख़वातीन जो हैं, ख़ास तौर पर ये उनका मसला है कि उनको ये फील होने लगता है कि यार हमारा चेहरा जो है ना, हमारे फीचर्स जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो गए हैं, झुर्रियां जो है वो नजर आना शुरू। आपने कहा उम्र बढ़ती है तो गम भी बढ़ जाते हैं, ऐसे लगा गम बढ़ने की वजह से भी ये मसले जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, गम से भी झुर्रियां पड़ जाती हैं। खैर, चेहरे का हजम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजूहात जो है वो वैसे तो बहुत सारी बताई जाती हैं, लेकिन उनमें एक स्ट्रेस भी होता है, एंड देन कोलेजन आपकी स्किन के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो लटकना शुरू हो जाती है, फाइन लाइंस जो है वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसकी असल वजह क्या है? क्या ऐसी कोई रेमेडीज़ हैं जो हम घर में करके, लाइक फेस योगास, फेस मसाजेस, या फिर सिर्फ हमें इंजेक्शंस, बोटॉक्स की तरफ ही जाना पड़ेगा, सर्जरीज की तरफ ही जाना पड़ेगा अपने आप को मजीद यंग दिखाने के लिए? इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन है हमारा साथ हाशमी साहिबा, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इसका हल क्या है। हमारा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको पता है बहुत सारी ख़वातीन का मसला, वो चाहती हैं कि हम सदाबहार यंग रहें, हमारी स्किन जो है वो ग्लो भी करती रहे, उसमें झुर्रियाँ ना पड़े। सबसे पहले तो ये बताएं कि वजूहात क्या होते हैं, हमारी कौन सी ऐसी आदत हैं जिनकी वजह से हमें फाइन लाइंस और झुर्रियाँ पड़ती हैं, जल्दी पड़ती हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू आस्क के रीज़न्स क्या क्या होता है, तो रीज़न्स तो मुख्तलिफ हैं। हमारी पर्सनल हैबिट्स हो गई, सोलर एक्सपोजर हो गया, सन एक्सपोजर, इसलिए हम एम्फसाइज़ करते हैं कि सन ब्लॉक लगाएं। आपकी जेनेटिक्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो स्ट्रेस, लाइक यू सेड, स्ट्रेस इज़ अ बिग फैक्टर जिससे आपकी एजिंग बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होती है। एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग, ये अब मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रेस क्या इफ़ेक्ट डालता है एजिंग को प्रोसीड करने के लिए, दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी स्टडीज़ हैं अब इसके ऊपर। सो इट्स एक्चुअली, हम कहते हैं ना कि वो स्ट्रेस हो गया, घर का स्ट्रेस हो गया तो शक्ल ऐसी लगनी शुरू हो गई। इट्स एक्चुअली ट्रू, द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट इट्स हैविंग ऑन मॉलिक्यूलर लेवल हमारी बॉडी के ऊपर एजिंग को ज़्यादा प्रोनाउंस करने के लिए। एंड यू नो, कोई इंसान खुश होता है ना तो पता भी चल रहा होता है कि चेहरे से नज़र आ रहा होता है कि यार ये खुश है एग्जैक्टली। हाँ। और आई थिंक जो अब रिसेंट वो है ना एडवेंट ऑफ दीज एस्थेटिक चेंजेस, वो भी इसीलिए है कि व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर, आप चेहरे में अपनी शक्ल देखते हैं और आप देखते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, खूबसूरत लग रहा हूँ, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। एंड यू नो दैट गोज़ फॉर एवरीवन, दैट गोज़ फॉर समवन हु इज़ 30 years old, दैट गोज़ फॉर समवन हु इज़ 50 years old. So I think it's more to do with the effect that is having on our mental health. इसलिए इसका अब एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, साइंटिफिकली अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम फेस योगा से थोड़ा सा एडवांस कर गए हैं। अच्छा, इसमें भी हम बात करते हैं। यूजुअली ज़्यादा किसमें ये जो प्रॉब्लम होती है आई मीन स्किन को लेकर, मेल्स में जल्दी आता है ये स्किन का ढलक जाना, ख़राब हो जाना, या फीमेल्स में आता है? रिसर्च है कोई इस पर? सो मेल्स यूजुअली आई फील के टाइप बी पर्सनैलिटी होते हैं, टाइप बी पर्सनैलिटी थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेते हैं। सो यू नो आई फील कि इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है ना वो शायद उसके साथ है, क्योंकि मेल्स में जनरली डेफिनेटली होती है एजिंग, मेल्स में भी। और आप देखेंगे जो मर्द हजरात, क्योंकि ख़वातीन का कहते हैं ना कि देर उनके दिमाग के अंदर एक जंगल चल रहा होता है, वेब ऑफ थॉट्स, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हाँ, डिफरेंट टैब्स। एंड मेन आर यूजुअली फोकस्ड देयर सिंगल, एक जो टास्क एट हैंड है उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, आई थिंक इसमें ये जो मतलब बहुत कम ही ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको आप देख के कहते हैं यू डोंट लुक योर एज। आई मीन आप देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा यार इनका तो एक अदद पोता या नवासा भी है, ये लगती नहीं है। अक्सर होता है हमारे, बिल्कुल, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत ज़्यादा लोग के केसेस में लगता नहीं है। क्या इसको हम जेनेटिक एक उसे कहना चाहिए क्लिक होता है जिसकी वजह से सब कुछ होता है, या नहीं कहीं ना कहीं शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ, या उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकता है? इसमें जीन्स का कितना ताल्लुक है और इसमें फिर हमारी अपनी एहतियात का या हेल्थ का या मेंटल हेल्थ का कितना ताल्लुक है? इमरान, आई थिंक 80% आपके जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं। अच्छा। देन 20% आपकी पर्सनल हैबिट्स। सम पीपल जिनके जेनेटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं,
जेनेटिकली ऑब्वियसली अगर उनकी एक हैबिट है ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स देन दैट गोज अ वेरी लॉन्ग वे एंड यू कैन टेल उनकी स्किन से। और ये सिंपल हैबिट्स होती हैं, इसके लिए कोई रात को सोने से पहले 10 स्टेप रूटीन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक वज़ू के बाद मॉइस्चराइज़र लगा लेना, बहुत सारी खवातीन होती है उनकी आदत होती है, वो वज़ू के बाद फ़ौरन से हाथ मॉइस्चराइज कर लेते हैं। आप उनके हाथ देखते हैं, आप कहते हैं इतनी बेबी स्किन 60 ईयर्स की हैं। सो यू नो इट्स लिटिल हैबिट्स। सो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग की सोसाइटी में भी अब क्योंकि एस्थेटिक्स का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं जो एस्थेटिक्स प्रोवाइड कर रही हैं, फैसिलिटीज़। आई थिंक लेकिन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वी स्टिल आर वेरी लॉन्ग वे फ्राम द फैक्ट कि कुछ चीज़ें नेचुरल अल्लाह मियाँ ने जो आपकी बनाई हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। उनको आप सर्जिकली चेंज करने की कोशिश करें या आप उनको मेडिकली चेंज करने की कोशिश करें, सम थिंग्स आर जस्ट नॉट पॉसिबल। अपनी जो चीज़ आपकी खूबसूरत है, स्किन खूबसूरत है, स्किन के ऊपर काम करें, उसके ऊपर इन्हांस करें। एग्जैक्टली आपके लिप्स अल्लाह पाक ने खूबसूरत दिया, आप उसके ऊपर उसकी इन्हांसमेंट खूबसूरत लगेगी। नोज़ है, अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करना ज़रूरी है। ये जो बताएं हमें मिला है हमारा, ये बताएं कि ना सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाना एक बड़ा ना उस पर खौफ भी आता है। मतलब मैं अगर सोचूं तो खौफ आता है कि जो शक्ल है वो भी मज़ीद ख़राब ना हो जाए। ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जो हम घर में कर सकते हैं जिससे हमारा फेस लिफ्ट हो? अच्छा दिस इज अगर वो घरेलू रेमेडीज बना देंगे उनके क्लिनिक पे कौन आएगा फिर? अच्छा मैं बताती हूँ, मेरी एक मैं एक्चुअली योगा बहुत एंजॉय करती हूँ क्योंकि मैं होलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करती हूँ। आई थिंक कि ये आपके चेहरे के ऊपर शो करती है। आई डू थिंक कि फेस योगा इसकी लिमिटेशन होती है और जैसे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो फेस योगा नहीं कर सकते। इसी तरह जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है वो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते। ठीक है, बोटॉक्स की एक लिमिटेशन है, इसी तरह फेशियल योगा की भी एक लिमिटेशन है। हाँ, जैसे हमने बात की कि रेगुलर में आप मॉइस्चराइजर्स लगाना, सनब्लॉक लगाना, ये अच्छी आदतें हैं। ठीक है, अपने फेस को रात को बैठ के मसाज कर लेना। पुरानी ज़माने की एक्ट्रेसेस अभी भी अगर आप I saw one of these interviews by Madhuri Dixit where she was applying ice before her makeup. ठीक है, सो आइस लगाना इज सो इम्पोर्टेंट। ये ट्रेंड एक्चुअली वापस आ रहा है। सो एग्जैक्टली ये अच्छा, उसके अंदर क्या है, आइस क्योंकि ठंडी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, आपकी इन्फ्लेमेशन कम करके आपकी स्किन के एकदम से वो जो प्लम्पनेस होती है उसको बिल्कुल टाइट कर देती है। सो यू नो दैट सॉर्ट ऑफ हैज एन इफेक्ट। हम लोग उसका ये एक्चुअली अभी इस वक्त हमारा उस क्लास को एड्रेस कर रहे हैं जो समा अपना ख्याल रख भी लेती है, जो आप जैसे एस्थेटिक फिजिशियंस तक भी एक्सेस रखती है, अफोर्डेबल भी होता है उनके लिए। बट देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ विमेन, बहुत बड़े नंबर में खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, लड़कियां गांव देहातों के अंदर। रूरल आबादी हमारी 70% से ज़्यादा है, जो बेचारी सिवाय कोई एक ब्यूटी क्रीम की कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती है, घर पे कुछ चीज़ें मिक्स करके बेसन वेसन लगा लिया, काम चला लिया। उनके लिए कुछ बताएं ना, उनके लिए नेचुरली क्या है जो एक्सेसिबल है, डुएबल है, उनका भी उतना ही हक है खूबसूरत लगने का जितना अर्बन एरियाज की खवातीन। एग्जैक्टली, उनके लिए सबसे पहले तो ये है कि फेयरनेस का पीछे छोड़ के फेयरनेस क्रीम नहीं लगानी। उनके चेहरे पे जब जो खराबी हो रही है ना वो फेयरनेस, गोरा होने के पीछे नहीं पड़ना। हाँ, सो गोरा होने के पीछे नहीं पड़ना। उनके लिए भी उनको जो अवेलेबल है, आपको पता है हमारे खित्ते की जो स्किन है वो जेन्युइनली इतनी रिच है, इतनी खूबसूरत है। हम एक्ट्रेसेस को देखते हैं टीवी के ऊपर, हम कहते हैं हम इतनी खूबसूरत लग रही हैं, उसके अंदर कम एनहांसमेंट्स होती हैं उनके अंदर। उनकी स्किन इज़ देयर रिचनेस। हमारी रूरल पॉपुलेशन हो या जैसी भी, हम लोग की स्किन इज़ आर मेन वो कि अच्छी खूबसूरत स्किन है, पिगमेंटेड स्किन है, हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। जितनी सफ़ेद स्किन होती है उतना आप कैंसर प्रोन ज़्यादा होते हैं। तो सफ़ेदी की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो जो क्रीम्स होती हैं उनके अंदर अनरेगुलेटेड क्वांटिटीज़ ऑफ स्टेरॉइड्स होते हैं, वो स्किन को पतली करती हैं, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स आते हैं, दाने निकलते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो वो तो बिल्कुल ना करें। हाँ, घर में देयर आर नेचुरल चीज़ें जो हैं काम करती हैं, जैसे सोलर टैन के लिए हम कहते हैं टोमेटोज़ वर्क वेरी वेल, सो टोमेटो मास्क वर्क। लॉट ऑफ पीपल से कि पिगमेंटेशन के लिए पोटैटोज़ वर्क। ठीक है, सो ये चीज़ें इनकी हैं, ऑब्वियसली इन्हीं के एक्सट्रैक्ट से, हम जो हर्बल हमारी चीज़ें होती हैं इन्हीं के एक्सट्रैक्ट से आती हैं। So you know, इसके लिए I'm sure there is somebody else out there who has more knowledge than I do. तो एक एस्थेटिक फिजिशियन के पास कब जाना चाहिए खातून को? कब आपको अपनी स्किन को लेकर कुछ ऐसा फील हो, खासतौर पे हम फेस लिफ्टिंग की जो बात कर रहे हैं, कोई सर्टन एज जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें आप वक्त के साथ शुरू कर दें, चाहे आपको कुछ फील नहीं भी हो रहा, लेकिन क्या इसमें आप हमको सर्टन सिम्टम्स लें, एक खातून लें फिर आएँ आपके पास या आप जैसे फिजिशियन के पास, या नहीं आप इस एज को पहुँच गए तो अब एक दफ़ा आप आ जाएँ, दिखा दें एक दफ़ा? अच्छा इमरान, इसके अंदर मैं कहती हूँ कि व्हेन यू वेक
wake up in the morning and you look yourself in the mirror and you see कि यार ये मुझे बॉदर कर रहा है, ठीक है, चेहरे के बारे में कुछ भी हो सकता है। मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मुझे आप कहेंगे मेरे चेहरे के अंदर बताएं क्या कराना है, मैं तो 1000 चीज़ें निकाल दूंगी क्योंकि मेरा काम है ये, ठीक है। लेकिन एज लॉन्ग एज दे डोंट बॉदर यू, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। जिस दिन आपको बॉदर करना शुरू करे उस दिन आप हेल्प करने जाए। हाँ, आपको कोई ऑनेस्ट फिजिशियन आगे से मिल जाए तो आपको पता लग जाए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्ट फिजिशियन का मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है कि कोई लोग जो है ना ऐसे भी क्लिनिक्स बनाकर बैठे हुए, उनके पास डिग्रीज नहीं भी हैं, कोर्सेज करके बैठे हुए हैं। इस तरह के लोगों का पता कैसे चलेगा हमें, हमारे लिए कौन सा सही फिजिशियन है ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो ये इन्फॉर्मेशन है आउट देयर, आपका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको कोई भी फोर्स करके नहीं करा सकता। सो जहाँ आप सोच रहे हैं अपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किसी भी चीज़ के लिए एक्सपर्टीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपने चेहरे के बारे में, ये इट्स अ माइंडसेट। इसके अंदर अगर आप वो बैंड वैगन होगा कि मेरी दोस्त ने कराया मैंने भी कराना है, वो वहाँ मेरा लास्ट क्वेश्चन इसी पे है, सिर्फ 30 सेकंड्स में इफ यू कैन रिप्लाई। बहुत सारी यंग गर्ल्स जो है ना, दे गो फॉर द प्रोसीजर्स एनहांसमेंट के लिए, नोज का आपने कहा, लिप्स का कहा, और हम उस पे पहले बात कर चुके हैं कि वो नुकसान भी देता है। डू यू रिकमेंड कि अगर आप सेफ जगह से करा रहे हो तो इट्स ओके, यानी अर्ली एज में जब अल्लाह ने जो बनाया उसके साथ चलें, जब जरूरत पड़ी तब जाइएगा? मैं तो 100% छोटी बच्चियों को, मेरी अपनी बेटी है, मैं अपनी छोटी बच्चियों को हमेशा 100% डिस्करेज करती हूँ अनलेस एंड अनटिल इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी और उससे उनके कॉन्फिडेंस के अंदर कोई बूस्ट आएगा, ठीक है, दैट्स इट, until and unless। और वो इससे होता है कि 1% होगा आउट ऑफ 100%। और मेरे पेरेंट्स को चाहिए कि उनके कॉन्फिडेंस को इसके ऊपर डिपेंडेंट होने ही ना दें। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सवाल तो नहीं आपका? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी, और जितनी भी यंग लड़कियां हमें देख रही हैं, आपको जरूरत नहीं है, आप सब बहुत प्यारी हैं, गोरे होने के चक्कर में ना पड़े। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ब्यूटी क्रीम से बचना। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की सोच नहीं है, हमारे माशरे की खराबी है। वो कहते हैं कि गोरा रंग है तो खूबसूरत है, गोरी चिट्टी बीवी मिलनी चाहिए, गोरी चिट्टी की जो है वो साथ होनी चाहिए, तो हमें इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर ब्रेक नहीं लेते, हम ऐसा करते हैं डायरेक्टली अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक पे चले जाएंगे। इस वक्त भाई हमारे पास एक खबर आई, वो खबर को बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन खबर अच्छी हो या बुरी हो, एक जर्नलिस्ट ने दिल पे पत्थर रख के वो देनी होती है और उस पर बात करनी होती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की हम बात करने जा रहे हैं। वंस अगेन इसकी रैंकिंग आई है और पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के जितने भी ममालिक है इसमें 102 पोजीशन पे आ गया, 102वीं पोजीशन पे आ गया है। और ये जो रैंकिंग करने वाला आलमी इदारा है, उसकी हालिया रिपोर्ट में यमन, बांग्लादेश, पैलेस्टाइन अथॉरिटी, इथियोपिया और लीबिया से भी नीचे पाकिस्तान पासपोर्ट की रेटिंग है। अच्छा। इतना बुरा है नहीं हमारा पासपोर्ट वैसे, ये पता नहीं रेटिंग कौन करता है, मेरा इस पे एतराज भी है। चलें कुछ मजीद बता देते हैं इसके बारे में बैकग्राउंड। गुज़श्ता साल हेनले एंड पार्टनर्स की जारी करदा इस रिपोर्ट में पाकिस्तान कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला चौथा मुल्क करार दिया गया था। और ये जो फर्म है इसकी फहरिस्त में सबसे कमज़ोर पासपोर्ट जो था वो अफगानिस्तान का था, जिसके शहरी 26 ममालिक का सफ़र बगैर वीज़ा कर सकते हैं, जबकि सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दिया गया था, जिसके शहरी 195 ममालिक का सफर बगैर वीजे के कर सकते हैं। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, हमें कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से एक ऐसे हम गेस्ट को बुलाते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुल्कों को ट्रैवल किया हुआ है, चैलेंजेस को बता सकते हैं कि पाकिस्तानियों को क्या क्या चैलेंजेस वहाँ पर होते हैं। दुनिया की 40 से ज़्यादा ममालिक की सैर करने वाली इन्फ्लुएंसर और कॉन्टेंट क्रिएटर अरीशा खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। अरीशा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने 40 से ज़्यादा मुल्कों की सैर की है, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू यू, ठीक है। दूसरा ये कि ग्रीन पासपोर्ट पर वीज़ा करने में कौन कौन सी दुश्वारियाँ आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ये जी मेरी बड़ी दुखती रग है, एंड आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि हमें अवार्ड मिलना चाहिए टू बी एबल टू ट्रैवल ऑन अ ग्रीन पासपोर्ट, क्योंकि वो इतना एक टायरसम प्रोसेस है। स्पेशली बिगेस्ट चैलेंज इज़ गेटिंग अ वीज़ा ऑन इट, ठीक है। पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, अब तो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिलती। उसके बाद दुआएं पढ़ के हम एम्बेसी पहुंचते हैं, एंड हम बस दुआ करके फूंकते हैं अपने पासपोर्ट पर प्लीज़ किसी का वीज़ा लग जाए। एंड काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आपको इतने इकट्ठे करने पड़ते हैं, एंड इट इज़ सो स्ट्रेसफुल ऑनेस्टली। और कभी कभार तो हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जिस तरह हमने शेंजन का वीज़ा अप्लाई किया फ्रॉम हंगरी एम्बेसी, एंड हमें वीज़ा तो मिल गया लेकिन उसके साथ एक नोट भी था कि हमने वापस आके उनको अपनी शक्ल दिखानी है कि हम आ गए वापस।
ओके सो इट इज मतलब आपको लगता है कि आप फील आती है जैसे मुझे ये फील आती है कि हमारे पासपोर्ट की हैसियत होनी नहीं चाहिए, मतलब हमारे पाकिस्तानी बड़े वाइब्रेंट हैं पूरी दुनिया के अंदर और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बहुत सारे ममालिक जो हमसे बहुत ऊपर हैं इसको लेकर, जो फ्री वीज़ा ट्रैवलिंग वगैरह के चक्कर में। तो बेसिक प्रॉब्लम आपको कहाँ पे नज़र आती है कि हम अपने पासपोर्ट को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए जो हमने नहीं किया या हमें करना चाहिए, कर सकते हैं हम? वे यू सी द प्रॉब्लम। असल में ऑनेस्टली लाइक आई हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज़ के लोग जिस तरह वहाँ इलीगली सेटल हो जाते हैं एंड मतलब आप उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने असल में इतनी स्टोरीज सुनी हुई ऐसी कि फिर बंदा कहता है कि शायद वो ठीक ही कर रहे हैं कि वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फिर अपने साथ आपको ज़्यादती महसूस होती है कि भाई हमारा क्या कसूर है, यू नो। मैं उनको कैसे यकीन दिलाऊं कि नहीं मैं उनके मुल्क में जाके सेटल नहीं होना चाहती, आई जस्ट वॉन्ट टू विजिट, यू नो, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द कंट्री एंड अभी तक हमें इतना मसला होता है इसमें। हालांकि लोग कहते हैं कि अच्छा अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट वीज़ाज, बट ऐसा अभी तक तो कोई सिनेरियो नहीं है। आई एम स्टिल फेसिंग वीज़ा रिजेक्शंस और क्या कहते हैं, तो अब जिस और लगता है जिस तरह आप कोई क्रिमिनल हो ना कि तो अरीशा एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड विद यू? किसी एयरपोर्ट के ऊपर 40 मुल्कों का आपने ट्रैवल किया ना, तो कम से कम आपने कोई 100-150 एयरपोर्ट्स तो भुगते ही होंगे, इमिग्रेशन भी भुगती होंगी, तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया पासपोर्ट से रिलेटेड जो आपको याद रह गया हो? हाँ, जिस तरह अभी लेटेस्ट हमारे साथ हुआ था, हम मेक्सिको से वापस आ रहे थे टू यूएस। अगर आपको यूएस वीज़ा हो यू कैन ऑल्सो विजिट मेक्सिको ना, तो हम मेक्सिको से वापस आ रहे थे टू यूएस एंड दे स्टॉप्ड अस, दे टुक अस टू अनदर इंटरोगेशन रूम। तो तब तक मैं ठीक थी, मैंने कहा चलो सही है, होता है ये लोगों के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी होता है, हम लोगों के नाम भी शायद ऐसे सो दे टुक अस टू एन अदर इंटरोगेशन रूम में। मैं वहाँ बैठी हूँ, लोग तो वहाँ पे सो रहे थे एंड आई कुड सी कि वो काफ़ी दिनों से वहाँ थे। तो मैं ज़रा थोड़ी सी हो गई कि अच्छा यू नो नर्वस हो गई कि पता नहीं अब यहाँ क्या होगा ना। एंड उसके बाद काफ़ी ऑफिसर्स एंड वो काफ़ी रूडली भी आपके साथ बात करते हैं, वो कोई प्यार से तो बात नहीं करते आपके साथ। वो नाम का आपने कहा हस्बैंड, आपके हस्बैंड का नाम उसामा है? नहीं, उनका नाम मोहम्मद फजलुर रहमान है। मैंने कहा शायद उसामा है तो ज़्यादा वो अमेरिकन परेशान होंगे। अच्छा अरीशा, ये 40 कंट्रीज जो आपने विजिट की हैं, ये जो आपने 40 कंट्रीज विजिट किया है, इनमें सबसे फेवरेट जो है वो कौन सी है, और वो कौन सी कंट्री ऐसी जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने पासपोर्ट की वजह से? Favorite तो I think would be Switzerland or Spain, anywhere in Europe. They're beautiful countries, culturally rich हैं, landscapes are beautiful. तो उधर ज़रा जाके मज़ा आता है. There's a lot to do over there. In terms of challenges, interesting enough, हमें जिस तरह I went to Georgia. I can't say कि बहुत ही कोई amazing, मतलब बहुत प्यारी country है, but we went there and हमें उन्होंने airport पे ही रोक लिया for like 40-50 minutes and हमारा पासपोर्ट लेके, और हमें कुछ लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, आपको कुछ बताते भी नहीं हैं वो कि क्या हो रहा है आपके पासपोर्ट के साथ, क्या करना चाह रहे हैं, हमने डिपोर्ट होना है, क्या करना है। और मैंने काफ़ी स्केरी स्टोरीज भी सुनी हुई थी उनके जॉर्जिया एयरपोर्ट के बारे में, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम फिर भी चलते हैं, और हम गए एंड देन आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ओवर देयर। उसके बाद फिर जब हम इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया तो मैंने कहा चलो अब तो हम सही है, वी हैव क्रॉस द इमिग्रेशन, तो अल्लाह का शुक्र हम सही हो गया सब कुछ। बट पासपोर्ट मेरे हाथ में था असल में, एंड आई वाज गोइंग टू एग्जिट द एयरपोर्ट विद माय बैगेज एंड देन दे स्टॉप्ड मी अगेन। तो उस एक्सपीरियंस ऐसा लगता है इस ग्रीन पासपोर्ट पे कोई ब्लू कवर लगाना पड़ेगा हमें शायद, या रेड कवर लगाना पड़ेगा। अच्छा क्विकली हमें ये भी बता दीजिए, क्विकली आप एक तो कुछ सजेशंस दे दें, बीइंग अ ट्रैवलर आपने जो चीज़ें फेस की हैं, दूसरा ये कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनका आई बिलीव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे हैव एक मुल्क का एक मस्बत तासुर बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग को एट टाइम सिर्फ पाकिस्तान में लोग नहीं देख रहे होते हैं, आपकी चीज़ों को इंटरनेशनली भी फॉलो किया जा रहा होता है। कंटेंट क्रिएटर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान पोर्ट के इमेज को बेहतर करने के लिए, क्विकली?
So I always try to put a nice image out there, you know, for Pakistan. I always promote tourism over here, क्योंकि आप tourism promote करेंगे लोगों को और पता चलेगा पाकिस्तान के बारे में. Videos वगैरह हम लगाते हैं positive impact के लिए. And tip मैं यही देना चाहूँगी कि आप you know try to build up your travel history, क्योंकि उसी से फिर आपके लिए ज़रा बेहतर होता है to get visas as well. ये सजेशन अरीशा उन पाकिस्तानियों को भी दे दें जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ी उनकी हरकतों को मेंशन करके जो है ना पाकिस्तानियों के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज हमारे साथ ये ज्यादती ना करें, हमारा क्या कसूर है? उनका मैसेज, उनके मैसेज वापस पाकिस्तान नहीं, ऑनेस्टली वापस पाकिस्तान नहीं, कोई इलीगल हरकत ना करें ना भाई आप, मतलब क्या जरूरत है? वैसे दुनिया थोड़ी बाइस भी है, इलीगल हरकतें दुनिया में और भी बहुत से लोग करते हैं, पाकिस्तानी भी हैं करते हैं, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा दुनिया की नजर करम ज्यादा ही है. आई बिलीव हमारी जितनी भी डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज है ना, इनको इसके ऊपर बैठकर एक सोच विचार करनी चाहिए. हमारी प्रायोरिटीज ही फर्क है ना. हम तो एहतजाज करते, एहतजाज रोकते, करते रोकते ये करते रहते हैं, और मुल्क किधर जा रहा है ये हम देखते नहीं है. खैर अरीशा, थैंक यू फॉर योर टाइम. अच्छी कॉन्वर्सेशन आपके साथ रही. ऑल द बेस्ट विजिट. अल्लाह करे आपको इमिग्रेशन वाले ना रोके मजीद और आपको मुश्किलात ये जो आपके 40 से मुमालिक है ना, ये 80 से भी ऊपर. यार इस पे मैं कहता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए कि हमारा पासपोर्ट इतना नीचे क्यों है दुनिया के अंदर. अच्छा, इसमें गलती भी तो हमारी है ना, हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं दुनिया भर में वो क्या काम नहीं करते. वी आर द 7th, आई मीन हम एटॉमिक पावर हैं दुनिया के अंदर. दुनिया की बेहतरीन फौज है हमारे पास, दुनिया के बेहतरीन लोग हैं, ब्रेन्स हैं, तो उसके बावजूद हम क्यों स्टैंड करते हैं? हम चिल चल रहे हैं ना. हमने कंटेनर लगाने हैं, हटाने हैं, सबको यही पड़ी हुई है. थोड़ा पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ फायदा होगा इसका. चलें, कोई नहीं, परेशान ना हो, हम आगे परेशानी बनती है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं. फोटोग्राफी जो है उसके शौक के हवाले से हम सुनते हैं कि एक ज़माने में लोग तस्वीरें बनाने के शौक की तकमील के लिए फोटोग्राफर्स के पास जाते थे और तस्वीर बनवाते थे या फिर मुख्तलिफ किस्म के कैमरे खरीदते थे. लेकिन अब पिछले कई सालों से ये काम जो है वो और भी आसान हो गया है. कैसे? क्योंकि जो कैमरा मोबाइल फ़ोन के अंदर आ गया है, उसको तस्वीर बनाने के लिए किसी फोटोग्राफर की ज़रूरत नहीं है. सेल्फीज़ यू नो एक टर्म थी. और हमें सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या पड़ा, पहले जब आप कहीं जाते थे ना पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे चंद लोग आपको जानते हैं, दे यूज्ड टू कम टू यू फॉर द ऑटोग्राफ, कुछ लिखते हैं या साइन कर दे. मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है वो कन्वेंशन स्टाइल. अब क्या है, आपके साथ एक सेल्फी लेनी है. अब वो सेल्फी वाला जो है ना वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है, थोड़ा बोरिंग लगता है मुझे सेल्फी वाला. लेकिन ऐसा है, अगर देखा जाए तो सेल्फीज़ बनाने का शौक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और अब नए नए फ़िल्टर्स क्योंकि हमें और हसीन दिखाते हैं, हमारी जॉ लाइन बन जाती है, फेस फीचर्स अच्छे हो जाते हैं, तो सेल्फीज लेने का ज़्यादा मज़ा आता है. इस पे भी है वो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो हमने आपके साथ शेयर करनी है कि सेल्फीज़ को लोग कैसे ले रहे हैं. हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं रेहान अहमद, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा देखिए. आजकल तरह तरह के पोज बनाकर सेल्फी बनाना एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका है. क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या खवातीन, सब इसी काम में लगे नजर आते हैं. लेकिन एक काम जो कोई करता नजर नहीं आता वो है किसी की जहानत और काबिलियत की तारीफ करना. क्या सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती सब कुछ है और जहानत और काबिलियत कुछ भी नहीं? आइए जानने की कोशिश करते हैं. आई थिंक खूबसूरत होना, लाइक सेल्फीज लोग लेते इसलिए ये खूबसूरत है, हम तो हमें अपनी मेमोरीज के लिए सेव करनी चाहिए. जहानत भी जो है वो इम्पोर्टेंट है. इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए कि जी मेरी बॉडी कैसी है, आवाज़. अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को फील करते हैं, बट मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को फील नहीं करना चाहिए. अल्लाह पाक ने बस जो लोग दी हुई है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर वक्त कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. यू वांट टू प्रमोट योर ओन टैलेंट किसी तरीके से, और आप में कोई और भी क्वालिटी हो तो वो अच्छी बात है. और आई थिंक प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, कि कोई भी प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है, उसको प्रमोट करें आप. आपकी खूबसूरती लोगों को सिर्फ 2 मिनट नज़र आती है, लेकिन आपके जो सीरत की खूबसूरती है वो सारी ज़िंदगी आपके पास रहती है. सूरत तो टाइम के साथ साथ ढल जाती है, और मेरा ख्याल है कि चांद प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है. खूबसूरती वैसे पागल भी खूबसूरत है ना, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन नहीं है कोई भी ना. खूबसूरत इंसान के साथ आप नहीं, मतलब अगर वो इमेच्योर है तो आप नहीं गुजारा कर सकते चाहे वो खूबसूरत है. बट मेरे ख्याल से कि अगर कोई मैच्योर है और
दे लुक एवरेज, तब आप you're okay with that. अगर आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो अच्छा है बट यू आर नॉट लुक ब्यूटीफुल, नोबडी केयर्स, लेकिन आपका खूबसूरत होना लाजमी है। फर्स्ट ग्लांस पे खूबसूरत होना, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे अगले से आपको पता नहीं चलेगा। आप भी मुझे इसलिए बुला कर लाएं क्योंकि अपीयरेंस मैंने थोड़ी बेहतर रखी हुई थी आई गेस, खूबसूरत कह सकते हैं। हाँ ठीक है, तो लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए होती है। हमने लोगों से सवाल किया कि आखिर सेल्फी बनाने के शौक की बुनियाद क्या है, क्यों बनाते हैं वो अपनी सेल्फीज। नो स्पेसिफिक रीजन, ऐसी अच्छी लगी हो तो कैमरा खोला ले ली तस्वीर। इम्पोर्टेंस मिलती है सेल्फी जब पोस्ट करती हो तो? हाँ मिलती है, लाइक्स मिलते हैं हमें, फ्रेंड्स से जो है तो कमेंट्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, हमें खुशी मिलती है इस चीज़ से। फ़ोन उठाती हूँ और ऐसे फेस को राइट साइड कॉर्नर पे करके, कभी फर्स्ट कॉर्नर पे करके, जैसे अच्छी आ रही हो, पीछे से बैकग्राउंड अच्छा आ रहा हो तो तस्वीर बनाती हूँ। दिन में कितनी बना लेती हैं? बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आपको पसंद है अपना वो कौन सा है? बस ऐसे सिंपल, ये वाला। तुम्हें सेल्फी बनाना पसंद है? नहीं। क्यों नहीं? मेरी मॉम कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट पढ़ाई होती है, सेल्फी नहीं। तो तुम इंटेलिजेंट हो? लेकिन ये जो मेरी बर्थडे हुई है, इस बर्थडे पे मेरे पापा ने मुझे मोबाइल लेके दिया है। बिल्कुल सही है। और तुम इंटेलिजेंट हो? जी, ये मुझे नहीं पता, ये मेरी मॉम को पता है। अच्छा। लेकिन मैं अपनी तारीफ खुद तो नहीं कर सकती। तुम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने के लिए क्या कर रही हो? बहुत अच्छा सवाल है, अभी जवाब नहीं है। तो तुम अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए कुछ नहीं करती? नहीं, फिर मैं खूबसूरत बना लेती हूँ जब मुझे लगता है मैं इंटेलिजेंस नहीं चल रही। सेल्फी लेने के नफ्सियाती पहलू पर नजर डालने के लिए हमने माहिर नफ्सियात नसीम इरफान से पूछा कि आखिर क्यों सेल्फी लेने वालों को मोबाइल फोन की छोटी सी स्क्रीन में दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान की तलाश है, और क्यों लोग एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश नहीं करते जो सेल्फीज में खूबसूरत नजर आने के बजाय इल्म फन के बलबूते पर नए जहान दरियाफ्त करने पर यकीन रखता हो। सेल्फीज़ के साथ वक्ती तौर पर तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है आपके फेस पे, आपकी स्किन पे, आपकी बॉडी में, लेकिन फिर वो टेम्पररी होता है। उसको अचीव करने के लिए आपको बार बार उसी तरह के बिहेवियर में जाना पड़ता है, और जिसकी वजह से कभी कभी आप असल एक्सपीरियंस को छोड़ के सिर्फ इन पे फोकस रखते होते हैं, और जो साथ बैठे हुए लोग होते हैं वो उस बात से तंग होते हैं कि हमारे साथ बैठे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड कर लिया जाए। लेकिन ये जो डाउट है ना, जब स्टार्ट होता है और जो फिल्टर्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं और फिल्टर्स आपको अच्छा फील कराते हैं, ये शुरू तो कहीं ना कहीं से घर से होता है कि जहाँ मदर्स बच्चे को कॉम्प्लीमेंट किस बात पे करती हैं। अगर वो किसी को इस बात पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि तुम बहुत गोरे हो या बहुत खूबसूरत हो, तो दूसरा बच्चा जो उतना गोरा नहीं है, जाहिर है आप उसके सामने उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो उससे कंपैरिजन में फिर वो फिल्टर लगा के देखेगा ना पिक्चर को। तो मदर्स बजाय इसके कि बच्चे की ज़ाहिरी शख्सियत के ऊपर या उसके फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, वो बच्चे को इसी तरह के तुम बहुत काबिल हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत लायक हो, अगर वो इन चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट देंगी फिजिकल अपीयरेंस से हटके, तो बच्चे फोकस भी उसी चीज़ के ऊपर करेंगे, है ना। अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि आप बहुत लायक हैं या आप बहुत वेल बिहेव्ड हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम वो वेल बिहेव्ड का लेवल ही अचीव करना चाहेगा। लेकिन अगर हम किसी को कहते हैं कि आप गोरे हैं, आप बहुत खूबसूरत है, तो नेक्स्ट टाइम वो उसी खूबसूरती का लेवल अचीव करने की कोशिश करेगा। खूब से खूबसूरत सेल्फी बनाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इतनी ही मेहनत अपनी काबिलियत को बढ़ाने और अपने आप को मनवाने के लिए भी करते हैं? सोचिएगा ज़रूर। कैमरामैन अदील अब्बासी के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर रेहान अहमद की आपने ये रिपोर्ट देखी, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग रिपोर्ट मैं इसको कह सकती हूँ। उन्होंने, आपने देखा वो सवाल पूछा कि आप सेल्फी तो लेती हैं क्योंकि खूबसूरत लगती हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए क्या करती हैं, तो वो आगे से कोई जवाब नहीं था, वो कहती है कि मैं दोबारा सेल्फी बना लेती हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खूबसूरत लगने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, लेकिन अपने आप की जहनी सेहत के लिए, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। इसके साथ ही एक ब्रेक ले लेते हैं, आप ब्रेक में बैठ के सोचिए, वापस आते हैं। हमारे पास मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सबसे आगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत चल रहे हैं और उसमें हम फोकस किए हुए हैं। पहले हमने कुछ रिश्तों की बात की, हमने बिहेवियर्स की बात की, हमने टेक्नोलॉजी की भी बात की। अब हम थोड़ा वंस अगेन गेटिंग बैक टू योर हेल्थ, स्किन के बाद, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हेल्थ में भी खास तौर पे हम थोड़ा सा विंटर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सर्दियाँ आ गई हैं। आयशा की ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी थी कि इन्होंने ठंडे कपड़े सर्दियों के वो भी निकाल लिए, लेकिन गर्म कपड़े ठंडे मौसम के लिए। थैंक यू फॉर करेक्शन। अच्छा, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब हम अपने वजन के ऊपर फोकस करें। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते नजर आते हैं कि ठंड आती है, सुस्ती बढ़ जाती है, सुस्ती बढ़ती है तो वजन बढ़ जाता है। अब क्या इसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी फिजिकल एक्टिविटी से है या उसे क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर से है जो हमारी सेहत पे असर डालता है? इस पे अपने फोकस करना है। वैसे एक ख्याल ये है कि सर्दियों से वजन नहीं बढ़ता है, सर्दियों से एक्चुअली वजन कम होता है। हमने इसी पे आज बात भी करनी है कि क्या ऐसा होता है, क्या वाकई में ऐसा होता है। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट हैं तहमीना कौसर साहिबा, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वाकई में सर्दियों के अंदर वजन जो है बढ़ जाता है, क्या सर्दी का फैक्टर है या फिर हमारी अपनी गलती है। तहमीना, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, हमारी अपनी गलतियां हैं या फिर ये जो मौसम है इसकी वजह से हम जरा गेन कर लेते हैं वेट? नहीं, हमारी अपनी गलती है, अदरवाइज विंटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। विंटर में यस द प्रॉब्लम है, ठीक है, कि वेदर कोल्ड हो जाता है, रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं और उसकी वजह से ये होता है कि उस तरह की रूटीन आप नहीं रख सकते। कभी बारिश है तो थोड़ा सा आपका मोटिवेशन डाउन हो जाती है। लेकिन विंटर में हम एक्चुअली ये कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपका वाइट फैट है वो ब्राउन फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सिंपल टर्म्स में लोग कहेंगे कि व्हाइट और ब्राउन फैट कहाँ से आ गया, हमें तो सिर्फ चर्बी का पता है। फैट है। जो जिगली फैट होता है जो कि जनरली आपके पेट पे आता है या आपकी थाइस पे या आपके बटक्स पे आता है, ये ऐसा फैट होता है कि जो नहीं आराम से जाता। विस्ट्रल फैट जिसको बोलते हैं। यस। तो हिडन फैट जिसको आप आम जुबान में कहते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको लूज करना। अक्सर लोग वेट भी लूज कर लेते हैं। तो वो फैट जो है सर्दियों में, क्योंकि बॉडी को डबल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है टू कीप यू वार्म, क्योंकि सर्दी है तो वो मतलब आप बैठे हुए भी हैं तो बॉडी को ठंड लग रही है ना, तो आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करती है। तो वैसे भी कैलोरीज बर्न करें विदाउट डूइंग एनीथिंग। लेकिन रीजन क्या है कि हम गेन करते हैं? एक लेस फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है। लेस फिजिकल एक्टिविटी में कि अच्छा बारिश हो रही है, अच्छा अब रात हो गई है, अब मैंने जाना नहीं है, तो वो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड आ जाती है आपकी कि आपकी स्लीप का भी पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। या तो आप ज्यादा सोते हैं या आप कम सोते हैं। स्लीपिंग आवर्स भी तो बढ़ जाते हैं ना, इसीलिए रात लंबी होने की वजह से। हमारा मेन मकसद ये होता है कि जो भी चीज़ है आप मेंटेन रखें, क्योंकि कुछ लोग फिर कहते हैं कि जी हमारी तो जॉब ऐसी है, तो फिर देखिए जान है तो जान है, आपने चीज़ों को करना है। तो सर्दियों में अमूमन ये होता है कि आप जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा सुस्त फील करते हैं वेदर की वजह से। फिर तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि हम लोग ऐसे फूड की क्रेविंग करते हैं जो कम्फर्ट फूड होते हैं। आपने देखा है ड्राई फ्रूट्स हम बहुत यूज़ करते हैं कि मतलब यानी वो मूंगफली वाला आया या कोई भी चीज आई तो फिर 1-1 किलो आता और कुछ करने को नहीं है तो ड्राई फ्रूट खा लो। मंचिंग तो वो फिर ये होता है कि जो फैट आप हेल्दी फैट भी ले रहे होते हैं वो एक्चुअली एक्सट्रीम कर जाता है। उसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि भाई जाके पार्टियां करें, बारबेक्यू करें, घर के अंदर चीजें आ रही होती हैं, तो वो भी एक फैक्टर होता है जो आपका वेट गेन करता है। अच्छा, लाइक ये ओवरऑल जो हमारा क्लाइमेट है या जो मौसम की तब्दीली है उससे इसका ताल्लुक है। बहुत सारे लोग सर्दियों के अंदर बहुत शदीद एसी लगा के रखते हैं और मैंने देखा है कि आपने एसी जो है ना वो 16 टेम्परेचर पे करके कंबल लेके सोना। अच्छा। क्योंकि आप लोग कहते हैं हमें बड़ा मजा आता है भाई ऐसे, मैंने कई लोगों को देखा है जो अफोर्ड कर सकते हैं ओब्वियसली। तो ये फिर अल्टीमेटली क्या वो वाली जो ठंड है जो आपने अपने लिए क्रिएट की है, अपनी बॉडी को कंफर्ट आप दे रहे हैं, वो भी उतना ही इम्पैक्ट करती है नॉर्मल सर्दियों की तरह, या नहीं वो हार्मफुल है और इट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे? एक्चुअली ज्यादा एसी मुजरे सेहत है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शायद इससे फेमिलियर भी होंगे। जब हम गर्मियों में भी एसी ऑन करते हैं तो वो ज्यादा देर के लिए हम कहते हैं कि उसके अंदर ना रहें आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट्स अ सेपरेट केस, ठीक है। लेकिन वो भी मुजरे से तो आर्टिफिशियल एक चीज है, आर्टिफिशियल एक विंड क्रिएट हो रही है। हम कहते हैं आप फ्रेश एयर लें, थोड़ी देर के लिए आप उसको करें तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो एक नॉर्मल जेनेटिकली आपका जो वेदर होता है, अब कुछ लोग जेनेटिकली भी गेन करते हैं, यानी वेदर उन पे इतना इम्पैक्ट करता है, ठीक है। वो हर किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ होगा कि वो वैसे ही फैट गेन कर जाते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि एक तो डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल है, दूसरी चीज़ ये आती है कि जो एक्सरसाइज आपने करनी है, अगर आप लेजी हो गए, आपने कहा कि अब ये जो 2-3 महीने, क्योंकि आजकल की जो सर्दी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू जो पहले सर्दी होती है। अच्छा तहमीना, एक और भी तो मसला है ना, कुछ लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा भी खाते हैं उनको बहुत लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जितना मर्जी खाएं उनको लगता नहीं है और लगता है कि यार बहुत ही ज्यादा फिट है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिनकी वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, स्पेशली सर्दियों के सीजन? अच्छा, उसमें फिर हम कहते हैं कि आपने फूड को यानी माइंडफुल ईटिंग हम उसको कहते हैं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये होता है कि
क्या आप खा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जैसे कुछ लोगों को ऐसी किसी चीज़ से बर्ब्स आना शुरू हो जाते हैं या उनको डाइजेस्ट नहीं होती है, तो ये खैर नहीं भी जिनको प्रॉब्लम है, जो नहीं भी जल्दी मोटे होते हैं, उनको भी हम कहते हैं कि हमेशा माइंडफुल ईटिंग करें। जैसे टीवी के सामने आप बैठ के खा रहे होते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है, यू डोंट रियलाइज व्हाट यू ईटिंग, तो उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी पे उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करते। खाने पर फोकस करके, आप खाने पे फोकस करके, और आपने सोचना है मैं दाल खा रही हूँ, मैं सब्जी खा रही हूँ, मैं क्या चीज़ खा रही हूँ, तो वो देखें इट्स ऑल अबाउट नर्वस गेम। ठीक है, तो जब तक आपका माइंड है उस ड्रामा की तरफ जो आप देख रहे हैं, इवन आपका जो शो देख रहे होंगे, ठीक है, मैं उनको भी कह रही हूँ कि डोंट ट्राई टू ईट एनीथिंग जब आपका माइंड डाइवर्ट हो। ऊपर से हमारे ड्रामाज ऐसे हैं कि अब पता नहीं इसके बाद क्या होगा, ये एडिक्टिव है बहुत ज्यादा। अच्छा, आपके चले एक मुश्किल सवाल आपसे करता हूँ आपके करियर का, सुस्ती का हल बताएं, कैसे बचें सुस्ती से। अब जो भी हमारे पास ट्रेनर आता है, हेल्थ एक्सपर्ट आता है, लेजीनेस से बचे, लेजीनेस से निकलें। हम जैसे लोग जाते हैं जिम्स के अंदर, फीस पे करते हैं, 2 दिन जाते हैं फिर नहीं जाते, कल जाएंगे नेट लॉस। क्या करें, कैसे कोई कैप्सूल है ऐसा जो सुस्ती से बचा ले हमें? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि जो कर दे तो हमारे जो क्लाइंट्स होते थे उनको मैं कहती थी कि अगर आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, आज ये कि आज मैंने कुछ भी नहीं करना है, आप आज ये सोच के जाएं कि मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन मैं जिम में जाके वॉक कर लेनी है मैंने। अच्छा, यू नो आपका कोई वेट ट्रेनिंग का डे है, आपका कोई लेग्स डे है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, लेकिन आज आपको लग रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं है और मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर सकता या कर सकती, तो आज आपने ये सोचना है कि मैंने जिम जाके वॉक कर लेनी है। जिम में चले जाना है आपने। जिम में जब आप चले जाएंगे एंड यू गोना लिसन टू योर म्यूजिक, ठीक है, तो यकीन करें आप अपना वर्कआउट कंप्लीट करके निकलेंगे। दिस इज द की। ओके, इनिशिएट करना इज द की। इनिशिएट करना कि आपने सिर्फ निकलना है कि आज मैं और कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अक्सर हम लोग वेट ट्रेनिंग से डरते हैं, स्पेशली लेग डे से। लेकिन इस विंटर में रजाई से कौन निकालेगा, क्विल्ट से कौन निकाले, हमें असल टास्क तो वो है ना। देखिए, आइदर यू हैव अ ट्रेनर, आप ट्रेनर हायर कर ले, या आपका कोई फ्रेंड है, या आपका कोई कॉलीग है, या कोई आपको पसंद है जिम के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए ना एक ट्रिक जो है जो मैंने रखी हुई है, स्पेशली सर्दियों के अंदर सुबह आपके लिए ना उठना जरा मुश्किल होता है, नो रजाई में से, कंबल में से निकलना। उस टाइम पे मैंने ये सोचा था, जिस टाइम पे मेरी आंख खुलेगी ना, मैंने फौरन से कंबल उतार, सोचना नहीं है, क्योंकि अगर मैं सोचूंगी ना तो अगले 10-15 मिनट मैंने अलार्म थोड़ा सा और आगे करके लगाया, सोचना नहीं है, फौरन से बाहर निकल जाए, देन आई विल बी फाइन। एक बड़ी ये जो आइट वाली आपने मिसाल दी ना कि कोई आपको पसंद है जिम के अंदर, बॉयज को बड़ा मोटिवेट करती है चीज, यू नो, जो को जिम होते हैं ना उसके अंदर आप जाते हैं, आप यू नो थोड़ी बॉडी बनानी है, खूबसूरत लड़कियां जिम विम कर रही हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये फैक्टर आपके वर्कआउट के ऊपर फोकस करने में भी आपको हेल्प करता है? दिस इज जस्ट अ जेनेरिक क्वेश्चन। आई मीन, अगर आप खवातीन के साथ को एटमॉस्फेयर के अंदर जिम कर रहे हैं तो क्या आप बेहतर वर्कआउट करते हैं या फिर नहीं, थोड़ा शाय रहते हैं, यार मैं तो फ्लफी सा हूं, मोटा सा हूं, मेरी तरफ कौन देख रहा होगा? ट्रस्ट मी, ज्यादा करते हैं। आई थिंक गर्ल्स डू द सेम थिंग, यानी जब हम टू इम्प्रेस, या एक देखिए, एक तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ये, मतलब जब मैं जिम के अंदर करती हूँ, बिकॉज आई यूज टू ट्रेन मेन एज वेल, तो काफी सारे हमारे कॉलीग्स आके कहते थे, मैडम आप ये क्या कर रही हैं, ठीक है ना, आप लड़कियों वाला योगा करें, तो यू नो मोटिवेशन आती है, वो मर्द हो या औरत हो, आप कुछ अचीव करते हैं, तो इसलिए ये नहीं है कि वो देख रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये जरूर होता है कि कंपनी होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसके बाद एक मोटिवेशन आती है, तो वर्कआउट एक्चुअली बेहतर होता है। तो डू दैट इफ यू फील लाइक कोई मोटिवेशन नहीं है तो कोई किसी को आइडिया बना ले। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशंस। यू हैव अ क्वेश्चन? ये बता दीजिए कि हम ना इससे पहले हमने सेगमेंट किया जिसमें हम फेस लिफ्टिंग वगैरह की कुछ बात कर रहे थे, आपका इस पे क्या टेक है? फेस लिफ्टिंग वगैरह करवानी चाहिए या फिर एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको इतना हेल्प आउट करती हैं कि यू नो आपके फेस पर भी फर्क पड़ता है उस चीज? एक्सरसाइजेज फॉर लाइफ। पहली चीज, योगा में प्रॉपर फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपकी आईज, नोज, यू नो, फॉर एवरीथिंग, ठीक है, जैसे बाकी बॉडी पे आप काम करते हैं। दूसरी चीज ये आती है कि एक्सरसाइज आप किसी भी तरह की कर रहे हैं तो वैसे भी आपकी बॉडी मसल गेन करती है, क्योंकि हम जनरली जैसे जैसे उम्र जाती है तो हम मसल रिटेन नहीं कर पाते ना, मसल ही खत्म हो रहा होता है, तो हमारी बॉडी सैग करना शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज करेंगे, ऑलरेडी स्किन टाइट होगी और फेशियल योगा एक्सरसाइजेज हैं, अदरवाइज आप पैसे भी ज़ाया करेंगे और फिर ये ज़्यादा देर के लिए इफेक्ट नहीं होता, कुछ का कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये लोगों को कहती हूँ, ठीक है ना, कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके फीचर्स में कोई ऐसा इशू है, ये थोड़ी लिफ्टिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, एक वेट ट्रेनिंग मस्ट करें, स्पेशली वुमेन। वेट ट्रेनिंग मस्ट करें, थोड़ी करें, ज्यादा करें, और दूसरा फेशियल योगा एक्सरसाइजेज हैं व्हिच यू हैव टू डू। लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके दो हिस्से हैं। एक, हम बहुत सारे लोग सब इवनिंग में वर्कआउट्स करते हैं, ज्यादातर लोग जिम शाम में जाते हैं। मैंने किसी को कहते सुना कि आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है, आपने काम किया सारा दिन, आप क्यों शाम में जाके उसको मजीद एग्जॉस्ट करते हैं? सुबह करें, एक तो उसको करेक्ट करें, दूसरा 5 दिन करना है जी या 6 दिन करना है, सिर्फ संडे ऑफ करें। इज इट नेसेसरी? आई मीन, या कोई सर्टन साइकिल क्या है कि मैं 3 दिन भी कर लूँ तो ठीक है? जिम की बात इन पर्टिकुलर करूँ और वेट ट्रेनिंग की खास। जी, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि किस टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, 7 to 9 AM इज द आइडियल टाइम टू डू एक्सरसाइज। या आप स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या उससे आप थोड़ा पहले कर लें। क्यों?
क्योंकि सुबह के टाइम पे आपकी बॉडी लाइट होती है, ठीक है, लाइट बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट करें तो बहुत बेहतर। अगर किसी ने फैट लॉस करना है तो हम रिकमेंड करते हैं कि जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में रात का खाना होगा वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होगी तो वो फैट बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अदरवाइज मॉर्निंग वर्कआउट में आपकी ब्रेन हेल्थ बेहतर होती है, फिजिकल हेल्थ बेहतर होती है, नींद बेहतर रिसाइकल हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 3 days to 5 days maximum. 3 days at least? 3 days और 5 days maximum. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर के साथ ही एक ब्रेक ले लेते हैं। आप ब्रेक में बैठ के सोचिए, वापस आते हैं। हमारे पास मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दो ऐसी बाहिम्मत और बासलाहियत बहनों से जो गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों से निकलकर ताइक्वांडो की दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान बना चुकी हैं। मनीषा अली और मलिहा अली, जिन्हें ताइक्वांडो सिस्टर्स भी कहा जाता है, ना सिर्फ अपने इलाके बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। उन्होंने ताइक्वांडो के मैदान में कई कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबले जीते हैं और अपनी कामयाबियों से ये साबित किया है कि मेहनत, आज़म और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेहनत में अज़मत है, हम पढ़ते हैं ना, तो वो इन्होंने साबित किया है। इनकी रीसेंट अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ये सफ़र कैसे इन्होंने तय किया, यहाँ तक कैसे पहुंची। आप इससे इनको जानते हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन है भाई, सोशल मीडिया मकबूल हैं ये दोनों। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डूइंग ग्रेट एंड थैंक्स फॉर हैविंग अस। क्या चल रहा है, ताज़ा तरीन क्या चल रहा है आपके करियर को लेकर? ओके, ताज़ा तरीन जो था हमारा, रिसेंटली हम लोग एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप खेलने के लिए इंडोनेशिया गए हुए थे। अच्छा, वाह। तो सबसे मज़े की बात ये थी कि इंडोनेशिया के इवेंट में 23 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन थी और ओवरऑल पाकिस्तान की फर्स्ट पोजीशन आई थी उसमें। बेस्ट कोच का अवार्ड भी पाकिस्तान को मिला था, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी पाकिस्तान को मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड लिया था और मैंने अपनी वेट कैटेगरी में ब्राउन्ज मेडल लिया था। अच्छा, आपका ब्रॉन्ज क्यों आया, क्या हुआ था, कहाँ पे पॉइंट लूज हुआ? क्योंकि कोरिया के साथ मेरी फाइट थी सेमीफाइनल, क्योंकि कोरियन की अपनी नेशनल गेम है ताइक्वांडो, सो थोड़ी सी मतलब एक ही पॉइंट का गैप था, लेकिन वाज अ गुड एक्सपीरियंस। इशू कोई नहीं, आपने रिप्रेजेंट किया, आपने जीता। अरे योर ट्विंस, मनीषा कौन है, मलीहा कौन है? आई एम कंफ्यूज्ड। इट्स मी मनीषा एंड माय सेल्फ मलीहा। ओके मनीषा, हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताइए कि आगाज़ कहाँ से हुआ ताइक्वांडो? घर में कौन कोई और भी था प्लेयर ताइक्वांडो का, या फिर कहीं से देखकर आप दोनों को शौक हुआ, आपने सोचा कि ना हमें इस स्पोर्ट में जाना चाहिए? इस हमारी ताइक्वांडो की जर्नी में हमारे बड़े भाई हमारे इंस्पिरेशन हैं। ही सर्व हिज लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी। 2010 में वो शहीद हो गए थे, तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट था कि मेरी बहनें मतलब कौम के लिए कुछ ऐसा करें कि दूसरी लड़कियां भी इनको फॉलो करें, मतलब ये लड़कियों के लिए एक पाथवे बने। तो उनकी ड्रीम को हम फुलफिल करते हुए यहाँ तक आए हैं। तो ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे बड़े भाई का था। फिर इस हमारी जर्नी में हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। शुरू में हमारे सोसाइटी को मसला हुआ था एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मार्शल आर्ट एक ऐसा गेम है जहाँ पर मेल डोमिनेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो हमारी सोसाइटी नहीं चाहती थी कि लड़कियाँ इस फील्ड में जाएं। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें फुल सपोर्ट किया, हमारे कोचेज़ ने हमें फुल सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर ऑन अ वे कि हम दूसरी लड़कियों को भी गाइड कर सकते हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर यू गाइज आर सेफ एंड सिक्योर। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है लड़कियों के लिए ना, स्पेशली हमारे जैसे मुआशरे के अंदर, अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है ना तो दे कैन डू एनीथिंग। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रेनिंग, मैंने ये सवाल आई ऑलवेज आस्क टू द पाकिस्तानी एथलीट्स एंड प्लेयर्स, क्योंकि ट्रेनिंग के मयार का बहुत फ़र्क है। आई वांट यू टू आंसर दिस। और कोचिंग के मयार का भी ओबियसली वो नहीं है, हमें इंटरनेशनल कोचेज़ लेना पड़ते हैं या बाहर जाके ट्रेनिंग्स लेना पड़ती हैं। आप दोनों को कभी फील हुआ कि हमें बाहर जाना चाहिए, हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं या ट्रेनर्स हैं दे आर फाइन इनफ कि आपको ट्रेन किया, माशाल्लाह यू गाइज आर लाइक मेकिंग अचीवमेंट्स? शुरू में आपने मुझसे पूछा कि ब्राउन्ज मेडल क्यों आया, सेम अभी एग्जैक्टली। तो हमारे जो ओपोनेंट्स होते हैं वो पहले से ही उन प्लेयर्स के साथ खेल चुके होते हैं ट्रेनिंग कैंप्स में, उन्हें पता होता है कि उनके ओपोनेंट का प्लस पॉइंट कौन सा है और उनका नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। तो हमारे लिए ये गैप आ जाता है कि हम उन प्लेयर्स के साथ पहली बार खेल रहे होते हैं, पहली बार इन टच में होते हैं। तो अगर हमें भी ट्रेनिंग टूर्स प्रोवाइड किए जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ईरानी कोच, तो वो हमें बहुत अच्छा कराते हैं। लेकिन अगर ट्रेनिंग टूर्स और प्लेयर्स के साथ पहले ही हमें
गेम कराया जाए तो आई डोंट थिंक सो कि ये मुश्किल है कि पाकिस्तान के लिए भी ज़्यादा भी आप उससे फेमिलियर हो गए, प्लेयर से भी समहाउ, तो क्यों नहीं है ऐसा? क्या हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, रिसोर्सेज नहीं है, फोकस नहीं है हमारा? हाउ डू यू गाइस मैनेज? अरशद नदीम को तो सबसे पहले थैंक्स कि उन्होंने गोल्ड मेडल लिया एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। उसके बाद पाकिस्तान में थोड़ा आया है कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट किया जाए क्रिकेट से हट के। मैं ये नहीं कहती कि क्रिकेट को सपोर्ट ना करें, आप कहें, हम चाहते हैं वाइट वॉश हो रहे हैं, आप कहें बहुत पैसा लग रहा है और लाया कर रहे हैं हमारा पैसे को थोड़ा सा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तरफ अगर टर्न किया जाए तो क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट्स भी नहीं है, तो ओलंपिक्स में एक गोल्ड नहीं बल्कि हजारों गोल्ड आएंगे। अच्छा, जिस मकसद के लिए शुरू किया, आप कहती हैं कि आप अपने बड़े भाई को इसका क्रेडिट देती हैं। आपके निकलने के बाद, अचीवमेंट्स के बाद, आपके इर्द गिर्द के लोगों को की मैं बात कर लेती हूँ, आपके रिश्तेदारों की या फिर जहाँ पे आप रहते हैं, और लड़कियाँ निकली, उन्होंने इंस्पिरेशन ली आप लोगों से? सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप जो हमने ब्रेक किया था, जो लोग हमारी फैमिली में हमें कहते थे कि तुम लोगों को देखकर फिर हमारी बेटियां भी आएंगी, तुम लोग नहीं जाओ इस फील्ड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग अपने बच्चों को मार्शल आर्ट कराते हैं, टाइक्वांडो की तरफ भी आते होंगे कि गाइड करें। हाँ? जी, मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने स्पोर्ट्स के थ्रू हम अपनी एजुकेशन को कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप पे हम अपना एजुकेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए गाइडेंस लेने के लिए लोग आते हैं हमारे पास। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ये हमें बहुत खुश करता है ये चीज़ कि हम अपनी सोसाइटी में थोड़ा चेंज ला रहे हैं। अच्छा, वो मैकेनिज्म क्या हो सकता है ट्रेनिंग का? एक तो जाहिर बात है, आपने कहा कि रिसोर्सेज की तकसीम होनी चाहिए। जब अरशद नदीम जीते, प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ंड बनाया, एंडोमेंट फंड, जिसमें 1 बिलियन उन्होंने कहा इनिशियली हम दे रहे हैं। एक तो है कि उसके कोई असरात पहुँचे आप लोगों तक, ये भी बता दें लगे हाथों, और दूसरा अगर नहीं पहुँचे तो वो मैकेनिज्म क्या हो सकता है? बीइंग एथलीट जो आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हमें बताएं कि ये मैकेनिज्म बना दें, इससे भी हमें हेल्प हो जाएगा और हम लोग मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा प्लीज़ हेल्प अस आउट। टोकन ऑफ अप्रिसिएशन तो अभी तक इतना नहीं मिला, थोड़ा सा मिला था, लेकिन प्लेयर्स को टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देने के बजाय वो लोग एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन में ट्रेनिंग टूर्स के लिए भेजे, अच्छे कोचेस प्रोवाइड करेंगे, तो यही सबसे बड़ी टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। इज इट वेरी एक्सपेंसिव? नॉट दैट मच, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे किस टारगेट पर आपकी नज़र है दोनों की? हमारे फ्यूचर प्लान्स ये है कि हम इंटरनेशनल और ज़्यादा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ना कि सिर्फ रिप्रेजेंट करें बल्कि पाकिस्तान के लिए हम कोई मेडल सिक्योर करें। और उसके अलावा हमारे मार्शल आर्ट में विजन ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में एक मार्शल आर्ट स्कूल बनाएं, जहाँ पर फीमेल एम्पावरमेंट पे हम मार्शल आर्ट के थ्रू लोगों को एजुकेट करें। और हम चाहते हैं कि एक स्कूल हो वहाँ पर और बहुत सारी लड़कियाँ आए और हम उनको ट्रेनिंग दें, उनको ट्रेनिंग क्विकली। जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं इस वक्त, आप दोनों बड़े इंस्पिरेशनल हो, कुछ उनको भी कहो जो करना चाहती हैं, पेरेंट्स रोक रहे हैं, माशरा रोक रहा है, नहीं कर पा रही हैं, से समथिंग टू देम। हर लड़की को, न सिर्फ लड़की को बल्कि लड़कों को भी, कि ड्रीम, बिलीव एंड रीच द स्काई, मतलब बिल्कुल ना डरें। इफ यू फॉल डाउन इट्स ओके, गेट अप and do whatever you want. Wow, that's amazing. Thank you very much. आप लोगों से मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है भाई। सोशल पे भी आप इनको देखें, सोशल पे भी बड़ी एक्टिव है और काइंड ऑफ रील्स दे मेक ना, वो और इंटरेस्टिंग कर देती है इनकी प्रोफाइल को। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, वो ग्रीन ब्लेजर पहनना ही बड़ा एजाज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ। और अगर आप फिर उस पर मेडल भी जीत लें और गोल्ड और ब्रॉन्ज जीत लें तो फिर तो क्या ही बात है ना, मतलब क्या ही रह जाता है। सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। इसी नोट के ऊपर आगे हम क्या करें अब? रुखसत चाहें? रुखसत लेनी पड़ेगी, रुखसत का वक्त हुआ चाहता है, वक्त पे रुखसत आ गया है। उम्मीद है प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। कुछ अच्छा नहीं लगा तो बता दीजिएगा हमें, हमारा प्लेटफॉर्म है ऑन सोशल मीडिया, गो ऑन सोशल मीडिया एंड लेट अस नो। और अगर आप में कुछ ऐसा है जो आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से दुनिया को नजर आ सकता है तो वो भी आप हमें भेजें। अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।